हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम है आपका सैम सी एम ए क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है आज हमारी क्लास होने वाली है, आप देख सकते हैं सी ए पी एम मॉडल के ऊपर। अगर आप सबके पास हॉक है, जो कि होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी मैंने बोल रखा है, अगर वो नहीं है हार्ड कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, है ना। तो आप हम क्योंकि हॉक के हिसाब से चल रहे हैं ना, हम हॉक के हिसाब से चल रहे हैं जैसे वो बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छा दे रखा है सारा का, जैसे जैसे इन्होंने चीजें बता रखी हैं, हायरार्की जैसे टॉपिक्स की दे रखी हैं, वो ठीक है ना। आप उसके हिसाब से चलेंगे तो हमको लॉजिकली चीजें समझ के आएंगी। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो तीन तीन चीजों का कॉम्बो है। हॉक ने तीन, एक्चुअली अगर आप हॉक को अगर खोल के देखेंगे ना, हॉक को उन्होंने दो यूनिट्स बना रखी हैं हॉक ने, एक यूनिट 2 और एक यूनिट 3। आप खोल के देखिए, एक यूनिट 2 करके बना रखी है। हमने देखिए यहां तक डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको सारा का सारा रिस्क के ऊपर बताया था, रिस्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्क के ऊपर मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको समझाया था कितने टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, है ना। फिर मैंने आपको रिटर्न के बारे में बताया था, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं ना, इसका लॉजिकल मैंने आपको चीजें समझाई थी। फिर मैंने आपको एनुअलाइज रिटर्न भी मैंने आपको समझाया था कि कैसे निकालते हैं, उस पर हमने फिर हॉक के कुछ क्वेश्चन करे थे जो एग्जांपल्स हैं। फिर मैंने आपको रिलेशन समझाया था, बहुत डिटेल समझाया था, जो कि इन्होंने दे रखा है, इससे बहुत ज्यादा डिटेल समझाया था। मैंने आपको ये भी बताया था कौन कौन से रिस्क टॉलरेंस कितने टाइप की होती है, रिस्क न्यूट्रल क्या होता है, रिस्क अवर्स क्या होता है, रिस्क टेकर या रिस्क सीकर्स कौन होते हैं ना। फिर मैंने आपको हायरार्की, जो बहुत ज्यादा सीएमए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। हायरार्की बताइए, यूएस ट्रेजरी को सबसे पहले रखते हैं, फिर हम फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, इनकम बॉन्ड्स, प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कॉमन स्टॉक, है ना। पूरा हायरार्की आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पूरा लॉजिकली समझाया था, तो आपको कुछ याद करने की, देखिए मुझे अभी तक याद है, मुझे सारे टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक पता है, मार्केट, इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर रिस्क, फॉरेक्स रिस्क, इतने सारे रिस्क मुझे याद है। ये अनसिस्टमैटिक है, कितने टाइप ऑफ रिस्क है बोलो जल्दी। लिक्विडिटी या क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, सेकंड लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा बिजनेस रिस्क, चौथा अपना ये इंडस्ट्रियल रिस्क, पांचवा पॉलिटिकल रिस्क। ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये मुझे टिप्स पे लेकिन क्यों है, कुछ रटा है, मैंने रटा है। अरे मैंने आपको लॉजिक सारा समझाया था कि क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे पहचानना है, जिस चीज को आप रिस्क को कम कर सकते हो, जो आपके हाथ में, कैसे डाइवर्सिफाई करके, है ना। अगर आप देखते हो इस कंपनी की, कंपनी भगौड़ी है, गड़बड़ है, तो मत करो ना, इसे या कम पैसा लगाओ, दूसरी कंपनी पे लगाओ, आपके हाथ में है ना। लेकिन मार्केट अगर ऑल टुगेदर नीचे जा रही है तो आप कुछ रोक सकते हो, इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ रहा है, इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। लॉजिक है, फॉरेक्स है। अब यूएस यूएस 70 से 80 रुपए हो गया, अब हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार। ये आप कुछ भी इसमें, हाँ इसमें हमको नहीं, अब जैसे आप फीस पे करते थे, हो सकता है उस टाइम आपने 70 रुपए के हिसाब से फीस पे कर रखी हो, लेकिन सोच रहे हैं अटेम्प्ट रह गया, तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उस नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो फीस पे कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो अब 80 चल रहा है, तो कुछ कर सकते हो, अब इसमें कुछ रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना। यही होता है। तो ये अनसिस्टमैटिक है यार, इसको हम नहीं रोक सकते, ये रिस्क अनसिस्टमैटिक है, ये हमारे हाथ पे नहीं, हम इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमने लॉजिकली सारा पढ़ा था, बहुत यार, तो मैंने यही बोलना आपको कि मैंने आपको लॉजिक से सारी चीजें समझाई हैं, लेकिन उसके बाद जब आप बुक से रीडिंग करेंगे ना, तब जाके आपके माइंड में बैठ जाएगा आपके माइंड में। तो ये मैंने आपको बॉन्ड्स का हायरार्की समझाया था, सॉरी सिक्योरिटीज की हायरार्की समझाई थी, फ्रॉम लीस्ट लीस्ट रिस्क टू मोस्ट रिस्क, है ना। ये आपको कैसे हायरार्की करना है, पेपर में आ जाता है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग आ जाता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग आ जाता है ना, एज द केस में भी। तो बनता ही बनता है, एक पेपर में क्वेश्चन इसका आता ही आता है, मैंने तो बिना में देखा नहीं, आ जाता है। ठीक है, एक विंडो में तो आता ही आता है, या तो सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, जनवरी, फरवरी, एक विंडो में इसका क्वेश्चन आ जाता है लगभग लगभग। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लॉजिकली मैंने आपको समझाया था, अब आप खुद ही समझ जाओगे, है ना, जिसको लॉजिक पता है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यहां से लॉजिक स्टार्ट हुआ है हमारे। अब तक हम जो जितने भी पढ़ रहे थे वो सब थ्योरीज थी, ये लॉजिक्स है, थोड़ा प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल है, लॉजिक है, आपको समझ में आएगा मार्केट में आप कैसे, आप, मैंने ये तो बोल देता हूं, हम देखिए इंटरेस्ट में जब हम पहला चैप्टर अपना पढ़ रहे थे सेक्शन ए, हम आसानी से बोल देते हैं यार इस कंपनी से 12% लेंगे, उस कंपनी से 10% लेंगे, 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो सोचिए लोन वाली है, लोन कैसे इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं, यार इस बंदे से 10% लेना चाहिए। अब मैंने बोला जैसे अब जैसे कोई बैंक है, किसी कंपनी को लोन दे रहा है, तो वो कैसे उस रिटर्न का सोचता है कि इससे 10% लेना चाहिए। नो डाउट हमारे पास इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन की मदद ले सकता है कि हाँ, कि मार्केट में इन्फ्लेशन 10% चल रहा है, तो इससे मैं 10% ले लेता हूं, क्योंकि हमारा पैसा भी 10% के रेट से ग्रो होना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये ट्रू फैक्टर है, मतलब क्या यही एक फैक्टर है? इट इज वन ऑफ द फैक्टर।
द लोन ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी टेकिंग दिस कंसिडरेशन, है ना, विल बी टेकिंग दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो लोन जनरेटिंग इंस्टीट्यूट, लोन ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इन फैक्टर्स को कंसिडर जरूर करेगी, मद्देनजर जरूर रखेगी, लेकिन यही फैक्टर से कंसिडर नहीं करेगी, और भी तरीके होते हैं। वो क्या है कि इंटरेस्ट रेट बनता कैसे है? मुझे पहले एक बात बताओ। एक इन्वेस्टर, अब हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो वो कितना उससे रेट ऑफ रिटर्न चार्ज करेगा? आप हो, आप सोच रहे हो चलो मुझे एक XYZ कंपनी में पैसा लगाना है, आपने पैसा लगा दिया, अब आपने उसको उधार पे पैसा दे दिया, तो व्हाट ऑब्वियस आप उसे रिटर्न नहीं लोगे, एक इंटरेस्ट नहीं लोगे, बट ऑब्वियस है। लेकिन आप कितना इंटरेस्ट रेट लोगे, ये कैसे सोचो? लॉजिकल है, रियल लाइफ में यूज होने वाली चीज है ना? ऐसा तो नहीं है बस बुकिश बुकिश चीज पढ़ रहे हैं, रियल चीज है यार। आपने किसी को पैसा दे दिया, कंपनी को, अब वो आपको कितना पैसा देगी? आप पैसा तो वो उतना ही देगी जितना आपने उसे दिया, लेकिन उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देगी, ये कैसे डिसाइड होगा? ये हमको बताता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसका नाम CAPM मॉडल है। इसका फुल नेम जो है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। जितना आपको नाम से लग रहा होगा उतना, लेकिन ये लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको पता है। बहुत अच्छा फॉर, एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा मैं क्या बोलता हूँ इसको, क्या कहते हैं इसको, बहुत अच्छा मॉडल है एक्चुअली इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर चीज की होती है ना, हम वो बाद में पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो टॉपिक है, तीन जो टॉपिक्स आएंगे लगातार, जो मेरी क्लासेस होने वाली है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दूसरा जो टॉपिक होगा, इसमें शायद मेरे 2 लेक्चर या 1 लेक्चर एज द केस में भी, आई थिंक मैं आज इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आएगी। दूसरा जो मेरे लेक्चर्स होगा हॉक के हिसाब से, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। देखिए ये रियल लाइफ बहुत ज्यादा लॉजिकल है, रियल लाइफ में तो आएगा ही। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिक्योरिटी मार्केट लाइन ऐसे क्वेश्चंस पे पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पे एक्चुअली वो पूछ लिया जाता है। इतना ज्यादा अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो पेपर में इतना पूछा नहीं गया सिक्योरिटी मार्केट लाइन, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर CAPM आपने पढ़ा तो वो हम सब समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है यार, बहुत लॉजिकली समझ आएगा। तो आज जो मेरी क्लास होने वाली है वो CAPM के ऊपर होगी। सेकंड जो टॉपिक होता है हॉक के हिसाब से, मैं वर्ड बोल रहा हूँ हॉक के हिसाब से, वो होता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तीसरा जो टॉपिक है जो हम बताएंगे वो है पोर्टफोलियो, है ना। पोर्टफोलियो कैसे, मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ेंगे हम, पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं सीखेंगे। देखिए CA में, USA में हमारे जो सिलेबस है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसमें नहीं है, ठीक है। हमें पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है वो हमारे CA में, USA में सिलेबस नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं ना, मैं बोनस वीडियो हर चीज की बनाता हूं, मैं कोई चीज अनकंप्लीट नहीं बताता आपको। देखिए ये मेरा, मैं इसके, देखिए मैं जितना आपसे चार्ज कर रहा हूं मैं आपको इतना भी बता सकता हूं, है ना। और इसका मैं अनचार्ज, इस चीज को मैं बोनस करके मैं आपको इसका चार्ज अलग से ले सकता हूं, या आपको CPA में तो इसका काम आएगा, मैं वहां चार्ज कर सकता हूं, है ना। लेकिन मैं कभी भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये मेरा आपको अब तक मेरे पढ़ाने के स्टाइल से समझ में आ गया होगा। मैं हर चीज का लॉजिक देता हूं, कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता हूं। अब क्योंकि ये चीज आ गई है, अब वो अलग बात, अब CPA के जो कंसेप्ट हैं अलग से मैं बताऊं, वो तो मैं बोनस में नहीं डालूंगा, वो तो उस कोर्स के साथ ही होंगे। लेकिन अब हम पोर्टफोलियो की जब बात आई गई है तो मैनेजमेंट तो भाई साहब उसके साथ है ही ना। अब बिरयानी है, उसके अंदर गोभी नहीं है, सब्जी नहीं है, अगर मैं वेज बिरयानी की बात करूं, नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? अब कोई नॉनवेज खाता है, अगर उसके अंदर करी ही करी दे दूं, पीसेस नहीं होंगे, तो फिर कैसे, है ना। तो भाई साहब मैं आपको बस ये दे दिया, है ना, लेकिन उसके अंदर का मसाला, उसके अंदर की चीजें, जो रियल चीजें मैनेज करना, वो नहीं बताई तो कैसे? उसको बोनस वीडियोस में डालेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं है पोर्टफोलियो मैनेज करना, वो CFA कह रहा हूँ, CFA लेवल में हमको वो पढ़ना है। CFA लेवल में पढ़ते हैं हम उसको, अपने FRM में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना। अपना CA में अगर आप लोग कर रहे हैं, वहां भी हम पढ़ते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। CPA के सिलेबस में भी, ACCA के सिलेबस में भी है ये, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है यार, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको जो पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, एक CAPM जो मुझे बताना है वो मैं बताऊंगा। सेकंड टॉपिक है हॉक के हिसाब से सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तीसरा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या, रिस्क क्या है, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, थोड़ा बहुत पढ़ना है हमें उसके बारे में, सब समझाऊंगा, लॉजिकल समझाऊंगा। लेकिन मैं इस हायरार्की को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मतलब ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया हॉक के हिसाब से ये ऑर्डर है, और हमारे टॉपिक्स इस पे होने वाले हैं, लगातार वीडियोस इन पे आने वाली है। आई थिंक इस टोटल टॉपिक में हमारे 5 वीडियोस बनेंगे, टोटल टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स बताए, टोटल वीडियोस आई थिंक 5 बनेंगी। देखेंगे जबकि जब वो तब की तब देखेंगे। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, मैं ये बात कर रहा हूं आपसे कि देखिए अब इसमें मैंने क्या बोला आपको, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, है ना। लॉजिकली मैं फॉर्मूला तो, सॉरी फॉर्मूला कह रहा हूं,
लॉजिकली हमारा पहला टॉपिक यह, मैं अभी यही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अभी मैं यही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। सेकंड टॉपिक मुझे हॉक के हिसाब से सिक्योरिटी मार्केट लाइन पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तीसरा टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा जो है अभी हमारा पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ थोड़ा सा लिंक करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा ना, हम बेटा पढ़ेंगे और वहां पे हम पोर्टफोलियो में कोरिलेशन पढ़ेंगे। तो ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद मैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन लाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा हटके टॉपिक है, अलग ही टॉपिक है, थोड़ा सीएपीएम से रिलेटेड है, लेकिन हटके है ना। तो मैं चाहता हूं एक चीज आपको फ्लो में चलती रहे, इसलिए वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद बस यही रीजन है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मैंने सिक्योरिटी मार्केट लाइन बीच में से उड़ा दिया, तो आपको वो क्या कहते हैं वो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक अलग ही टॉपिक है और पेपर में इतना पूछा भी नहीं जाता सिक्योरिटी मार्केट लाइन, लेकिन हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम अपना ऑफिशियली ये सीएपीएम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्यों बोलते हैं ये तो आपको लास्ट में पता चलेगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसका एक्चुअली इन्होंने नाम क्यों रखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए रखा हुआ है क्योंकि कैपिटल एसेट है ना, कैपिटल एसेट देखिए, हम जब कैपिटल लेके आते हैं ना अपने धंधे में, कैपिटल लगाते हैं, या तो घर से उठा के लेके आते हैं या बाहर से लेके आते हैं, तो हमारे पास कैपिटल तो होती है, ठीक है। तो हम उस कैपिटल को अपनी एसेट्स पे लगाते हैं, है ना, एसेट्स पे लगाते हैं, तो वो एसेट्स हमारे पास खरीद के आते हैं। तो उन एसेट्स पे हमारा कितना रिटर्न आता है, बस इसलिए इसका ये नाम रखा हुआ है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वैसे इसका जो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा तो इसका कोई लेना देना नहीं है, बस उसने एक ये मॉडल बनाया था कि कैपिटल एसेट है ना, कैपिटल लेके आते हैं, एसेट पे लगाते हैं, है ना, तो उस पर कितना रिटर्न आता है ना, कैपिटल जो एसेट प्राइस है उस पर कितना रिटर्न आता है, उसका एक मॉडल है, वो रिटर्न का एक मॉडल है ना, कितना रिटर्न आना चाहिए। अरे कंपनी में पैसा लगा रहे हो, है ना, कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो अब यही तो देखते हो कितना रिटर्न आएगा, तो यही है। अब हम ये देखना चाहते हैं, ये अभी इससे आप मत कंफ्यूज होइए, आपको तो ये सोचना है, आपको तो ये देखना है कि हमको जब भी कंपनी से पैसा लेना है, हमने उसको उधार पे पैसा दे दिया, अब हमको बस एक ये चीज देखनी है, उससे रिटर्न कितना लेना है, कितना उससे ब्याज चार्ज करना है, यही तो रियल लाइफ चीज है। तो यही हमको ये फॉर्मूला बताते हैं कैसे आपको इस चीज को कंसिडर करना है, क्या क्या चीज आप कंसिडर करते हो, ये चीज आपको सोचनी है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको कोई चीज लिखी हुई यहाँ पे दिख रही होगी, मैं आपको समझाता हूं। ये है रिटर्न ऑन रिस्क फ्री, ये आरएफ है ना, ये देखो रिटर्न ऑन रिस्क फ्री, ये जो आरएफ है मैंने यहाँ पे एब्रिविएशन इसका लिखा हुआ है, ये है रिस्क फ्री, मतलब एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी होगी जिसके अंदर रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है, उस पर क्या रिटर्न मिलता है, प्लस इसको बेटा बोलते हैं, है ना, इसको बेटा बोलते हैं। ये मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब, ये बेटा क्या है, ठीक है, इनटू आर एम, ये एम है, एम नहीं है, ये एम है, ठीक है, एम, ये एम है, ठीक है, एम मार्क, एम का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट, मतलब रिटर्न ऑन मार्केट, मतलब मार्केट में जो रिटर्न चल रहा होगा, मार्केट में अगर हम, मतलब मार्केट में अगर हम देखेंगे क्या रिटर्न चल रहा है, ये वो है माइनस रिस्क फ्री, है ना, रिटर्न ऑन रिस्क फ्री, मतलब मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है और जो सबसे रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, मतलब कोई भी जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट, उसमें रिस्क फ्री है, कुछ भी हो जाए उस पर फर्क नहीं आएगा, रिस्क फ्री है, उसको माइनस करेंगे तो एक चीज निकल के आएगी, उसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज है, इनटू बेटा, तो पूरा ऐड करेंगे, जो टोटल इंटरेस्ट आएगा, टोटल जो वैल्यू आएगी, वो उतना हम उस बंदे से चार्ज करेंगे कि भाई साहब देख, मैंने तुझे इतना पैसा दे दिया, अब मैं तेरे से इतना ब्याज चार्ज करूंगा, वो ये आएगा। उसको मैंने निकाला कैसे, तो वो मैं ऐसे निकालूंगा, इस फॉर्मूला के थ्रू निकालूंगा। ये फॉर्मूला रटना बटना नहीं है, लॉजिकली आपको समझ में खुद ही आ जाएगा, आप खुद ही बना लोगे इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बस एक चीज बताने के लिए लिखी हुई है यहाँ पे, ये आर एफ का तो ये आर ऑन एफ है ना, आर एफ का मतलब क्या है, रिस्क फ्री, मतलब रिस्क फ्री कोई सिक्योरिटी होगी उस पर रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम इनटू बेटा, है ना, मैंने बता दिया रिस्क प्रीमियम, मतलब मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है माइनस करेंगे जो रिस्क फ्री पे रिटर्न चल रहा है, उसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं इनटू बेटा, ठीक है, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह वो है थोड़ी, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, बस हॉक का एग्जांपल लूंगा एक, ठीक है, हॉक ने एक एग्जांपल दे रखा है, इस बहाने हमारा वो एग्जांपल भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये है एग्जांपल, जब आप सेकंड पेज पे आएंगे तो आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा, ये रहा
सीएपीएम का, ठीक है। ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो टॉपिक है उसके ऊपर ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल मैं निकाल रहा हूँ, इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक रिटर्न ऑन मार्केट है, रिटर्न ऑन मार्केट, वो कह रहा है, मैं आपको चीजें लिख के गिवन कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्क फ्री, जो रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री उस पर रिटर्न है 0.5%, मतलब आधा परसेंट ही मिल रहा है, ठीक है। अब इसका कितना है मार्केट का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न उन्होंने कितना दे रखा है 6.5%, मार्केट में 6.5% का रिटर्न चल रहा है। अब मतलब हम ये रिस्क प्रीमियम निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला के हिसाब से चले, आर एम माइनस आर एफ, तो आर एम माइनस आर रिटर्न मतलब रिस्क फ्री जो है वो कैसे, 6.5 तो मार्केट में चल रहा है, और जो बिल्कुल रिस्क फ्री मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है वो 0.5 चल रहा है, तो मतलब रिस्क प्रीमियम कितना हुआ 6%, ठीक है। बेटा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.8, तो अगर आप बाय फॉर्मूला भी अगर चले, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैं आपको बेटा समझाऊंगा ना, बेटा हमेशा पेपर में आपको बेटा गिवन होगा, ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आईएमए वालों ने, ये हॉक ने आईएमए वालों से क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी इसके बारे में कर रखी है, ये हमारे सिलेबस में आउट ऑफ स्कोप है, हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना इसको, बेटा की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हाँ, अगर आप सीएफए या एफआरएम लेवल पे पढ़ोगे, है ना, तो वहां आपको बेटा की कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी कि कैसे बेटा निकालते हैं। कुछ नहीं है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, या इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, वहां पे आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करके एक चीज पढ़ी होगी, वहां आप जो फॉर्मूला है बस उसी तरीके से बेटा भी निकालते हैं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपको हमेशा बेटा गिवन होगा, लेकिन आपको मतलब समझना जरूरी है कि बेटा होता क्या है, ठीक है, ये है क्या, तो ये कैसे इस चीज को इफेक्ट करते हैं फॉर्मूला को बनाने में, इस इंटरेस्ट को बनाने में, वो हमको सीखना पड़ेगा। तो वो बस आपको लॉजिक समझना, पेपर में हमेशा ये चीज गिवन होगी और ये सब चीजें भी आपको गिवन होंगी, ठीक है, रिस्क फ्री ये सब, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालना है, लेकिन फॉर्मूला का लॉजिक समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब ये है रिटर्न ऑन रिस्क फ्री, एक सिक्योरिटी है रिस्क फ्री सिक्योरिटी, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक सिक्योरिटी है, सोचिए मार्केट में बताऊं बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज होती है, आपको पता है, स्टॉक मार्केट है ना, कमोडिटी मार्केट है, गोल्ड है, हर चीज है। आप देखिए कुछ, वैसे यूएस के अलावा ये जो रिस्क फ्री की सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, यहाँ पे मैंने बोला ना, एक ऐसी सिक्योरिटी की मार्केट इधर मतलब बिल्कुल नीचे गिर जाए, ऊपर उड़ जाए, इकोनॉमी में क्राइसिस आ जाए, ग्रेटेस्ट इन्फ्लेशन आ जाए, जो 2008 का वो जो हाउसिंग क्राइसिस हुआ, तो वो आ जाए, ग्लोबल क्राइसिस आ जाए इकोनॉमी का, कुछ भी हो, लेकिन इस सिक्योरिटी पे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा इतना रिटर्न तो मिलता ही रहेगा। मतलब जैसे हम मार्केट, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, हो सकता है मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, नीचे जाएगी तो बहुत कम रिटर्न मिलता है, कुछ कह नहीं सकते ना, वो मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन ये एक ऐसी सिक्योरिटी, आप मार्केट ऊपर नीचे कर दो, मतलब कितना भी दुनिया में क्राइसिस आ जाए इकोनॉमी का, इसकी सिक्योरिटी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा से घर बैठे, आप कुछ भी ना करो, बस उस पैसे में, उस सिक्योरिटी में पैसा डालकर छोड़ दो और आपको आजीवन इतना रिटर्न 100% गारंटी मिलके ही रहेगा। इसे कहते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी, मतलब रिस्क से फ्री है, मतलब रिस्क से फ्री है, मतलब है ही नहीं रिस्क, यहाँ पे रिस्क नाम की चीज ही नहीं है, जब रिस्क ही नहीं है तो भाई साहब जो रिटर्न है वो तो ऑल टाइम आपको मिलता ही रहेगा, है ना, ऑल द टाइम, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं यूएस, मतलब जब हम सीए में यूएसए की बात कर रहे हैं, तो ये जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का जो ये रेट है, ये कहां से लिया जाता है, इसको रेफर किया जाता है यूएस ट्रेजरी बिल से, है ना। जब मैंने आपको पिछली क्लास में हायरार्की समझाई थी, मैंने आपको यूएस ट्रेजरी बिल के बारे में समझाया था, कि जब भी यूएस गवर्नमेंट को पैसा लेना होता है, वो क्या करते हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स निकालती है उधार पे, लोगों को बोलती है ये लो बॉन्ड्स लो और हमको पैसा दे दो, ठीक है, पैसे लोगों से उठाते हैं और उनको उसके बदले बॉन्ड्स देती है, और रिडीम जब वो हो सकती है 20-30 साल बाद जब वो पैसा उनको दे देती है, उनको पैसा रिटर्न करती है, और हर साल उनको इस पर ब्याज देती रहती है, इतना रिटर्न। तो यूएस ट्रेजरी बिल को यूएस में सबसे ज्यादा रिस्क फ्री सिक्योरिटी माना जाता है, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ही तो बॉन्ड्स इश्यू कर रही है, मतलब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो ये सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट ने इश्यू करी, मतलब इस केस में रिस्क फ्री सिक्योरिटी गवर्नमेंट, है ना। अरे अगर यूएस गवर्नमेंट अगर पैसे की जरूरत है और उसने अगर सिक्योरिटी इश्यू करी, तो ये तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है यूएस में, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ना भाग जाएगी। अरे यूएस गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, उसने बॉन्ड इशू कर दिए, अब वो यूएस गवर्नमेंट ने हमारा पैसा रख लिया, अब वो पैसा लेके भाग थोड़ी ना जाएगी, अगर गवर्नमेंट आपने कभी भागते देखे, गवर्नमेंट तो कभी भाग ही नहीं सकती, है ना। तो ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट माना जाता है, अगर सरकार पैसा मांग रही है और वो सिक्योरिटीज इशू कर रही है, वो तो सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। जैसे हमारे इंडिया में आप देखते हैं ना, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा बॉन्ड्स आती है, हमारी सरकार निकालती रहती है ना, तो उसको सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नो डाउट वहां पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम होता है, इसका लॉजिक मैं ऑब्वियसली बता चुका हूं आपको, फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं।
अब गवर्नमेंट के बॉन्ड है मतलब गवर्नमेंट ने पैसा उठाया है, तो ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट, सरकार थोड़ी ना भाग जाएगी, सरकार भाग जाएगी तो देश कैसे चलेगा? तो सरकार तो भाग ही नहीं सकती कभी भी, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो सरकार तो भाग ही नहीं सकती, तो सरकार की वो जो बॉन्ड है वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा, वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होए मतलब हमारा पैसा हमको 100% वहां पे वापस मिलेगा, हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैसा डाला है तो जब भी उसका जितना भी सालों के लिए दिया उसके साल के बाद हमेशा हमारा वो पैसा लौट के आएगा ही आएगा। अच्छा, जब वो लौट के आएगा तो हम आराम से उसकी रिकवरी करेंगे, है ना, हमें पता है यार इसमें कोई रिस्क नहीं है, आराम से हमारा सरकार पैसा यूज करेगी और हमको 100% पैसा हमारा लौटा के देगी, क्योंकि सरकार कहीं भागी जा नहीं रही। तो इस पे जो रिटर्न है, इसका जो रिकवरी रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो हम ऑब्वियसली कम रखेंगे, आराम आराम से लेंगे, है ना, आराम आराम से लेंगे। अच्छा है, जितना लंबा और उतना अच्छा हम इंटरेस्ट भी खाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डर नहीं है पैसा डूबने का। लेकिन वही अगर एक कंपनी भगौड़ी हो, है ना, जैसे जैसे किंगफिशर एयरलाइंस होती है, नीरव मोदी की कोई कंपनी है ना, वो सब भाग गई थी, उन पे क्या है, बड़ा दिक्कत थी, उन पे लोगों ने अगर पैसा लगाया होगा तो वो तो डूब गए, क्यों? क्योंकि वो पैसा लेके भाग गए। अब जब वो पैसा लेके भाग गए तो ऐसी कंपनी, लोगों का इंप्रेशन बन गया कि कंपनी, जैसा आपने भी देखा होगा पास्ट में बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं, है ना, कंपनी से बहुत ज्यादा घोटाले करे, तो कंपनी पे भरोसा किया नहीं जा सकता, है ना, कंपनीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कंपनीज आज है कल नहीं, कंपनीज पे आज पैसा लगा दिया लेकिन ये पैसा लेके भाग गए तो हमारा पैसा तो गया। तो इस डर की वजह से आप चाहते हो कि कंपनी की केस में जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस आए, इसलिए हम उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ताकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उतनी ज्यादा जल्दी हमारे पैसों की जल्दी रिकवरी होगी, है ना। तो ये लॉजिक था। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, सोचिए, अब आपको एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, आप खुद सोचिए, इसको छोड़िए, इसने बनाया होगा, उसने भी तो ऐसे ही सोचा होगा। देखिए, आप घर पे बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आराम से आप कुछ टाइप 1% का रिस्क नहीं ले रहे हैं, मस्त जी रहे हैं, एक 0% रिस्क है, मतलब बिल्कुल माइंड में टेंशन नहीं है पैसा डूबने का। आपने क्या करा हुआ है, सरकार के बॉन्ड्स है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, उन सरकार को पैसा दे दिया और उसके बदले बॉन्ड्स ले लिया, और सरकार आपको जो रिटर्न दे रही है वो 0.5% दे रही है। देखिए, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है ना, उस पर ऐसे ही रिटर्न मिलते हैं, बहुत कम रिटर्न मिलता है ना। आप अगर उसको गूगल पे चेक करिए, उसका जो रिटर्न है ना, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। आई थिंक इससे ज्यादा तो हमारा यहाँ सेविंग्स बैंक अकाउंट पर हमको इंटरेस्ट मिल जाता है। आप अगर उसको इधर इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे आपको खुद पता चलेगा, ठीक है, क्यों? मैंने आपको बोला ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, मतलब इतना भी कम नहीं चलता है, ये तो मैं कभी कभी रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। यूएस में अगर आप इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे बहुत कम होते हैं वैसे भी, ठीक है, इंडिया में फिर भी आपको हमारी गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्ट दे देगी, 5-6% तक मिल जाता है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन वैसी ही नहीं है, इसलिए वो बहुत कम देते हैं। बाखैर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब आप घर पे बैठे हैं, आपने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, अब आपको पता है गवर्नमेंट कहीं भागी जा नहीं रही, तो आराम से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रखा हुआ है ना, कोई नहीं, अच्छा है, बहुत सालों तक गवर्नमेंट पैसा यूज करिए, आराम आराम से हमारे पास इंटरेस्ट रेट, हम ब्याज की कमाई खाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है सरकार कहीं भागी नहीं जा रही, तो आप आराम से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रखा हुआ, कोई नहीं, आराम आराम से पैसा है ना, क्योंकि रिस्क तो कुछ है नहीं डूबने का, है ना, सही है। तो आप घर बैठे हुए आराम से 0.5% आराम से कमा रहे हैं, लेकिन आपने सोचा यार ये बहुत कम रिटर्न दे रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है यार, नो डाउट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, आई नो, मैं घर बैठे कुछ भी ना करूं ना, इतना, मतलब आप खुद सोचिए, आप घर में कुछ भी ना करें, आपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा तो डाला होगा ना, सोचो, छोड़ो इस एग्जांपल को, मैं नया एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए हो, हाँ जी, घर में बैठे हुए हैं, आपने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाला होगा, हाँ जी, सेविंग्स अकाउंट में डाला होगा, कुछ भी नहीं कर रहे भाई साहब, रिस्क नाम के कुछ ही चीज नहीं ले रहे, मतलब इन्वेस्टमेंट तक नहीं कर रहे, ये भी नहीं सोच रहे इस कंपनी में ये रिस्क, कुछ भी नहीं कर रहे, पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाला होगा, ये तो मानते हो कि सेविंग्स अकाउंट में जो ब्याज मिलता है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है इंडिया में, क्यों? क्योंकि मार्केट इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके सेविंग्स अकाउंट का ब्याज तो आपको ऑल द टाइम मिलता ही रहेगा। अरे, सेविंग्स अकाउंट का पैसा थोड़ी ना कहीं डूबेगा, वो तो ऑल द टाइम आपके साल में रहेगा ही, और उस पर आपको जो भी है 3-4% ब्याज मिलता रहेगा हर साल, ठीक है, इसलिए उस पर लो इंटरेस्ट भी आप समझे क्यों, क्योंकि वो बहुत रिस्क फ्री है। मतलब आप कुछ भी साल कुछ भी नहीं कर रहे, वेले बैठे हैं घर में, आराम से बैठे हैं, रिस्क का नाम का तो आप कुछ भी कदम उठा ही नहीं रहे, तो आपको पता है इतना, मतलब घर बैठे बैठे आराम से आपको 3-4% ब्याज मिलेगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आराम से पूरे साल में आपको 3% मान के चलते हैं, 3% इंटरेस्ट तो आपको घर बैठे बैठे मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। लेकिन आपने कहा यार ये तो बहुत ही कम इंटरेस्ट है यार, मतलब कुछ कमाई नहीं हो रही, पूरे साल हमने पैसा लगा रखा है, उसको बस 3% ब्याज है, नो डाउट मैं कुछ मतलब करने की भी जरूरत नहीं, हाथ पैर भी अगर ना हिलाऊं, बस टीवी देख रहा हूं पूरे दिन, पूरे साल आराम से मेरा 3% खड़ा है इस इन्वेस्टमेंट पे, है ना, खड़ा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा हाथ चलाऊं, थोड़ा सा हाथ पैर लगाऊं, थोड़ा सा माइंड लगाऊं, थोड़ा सा लाइफ में रिस्क लूं, तो ये रिटर्न मेरा बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा दूं, अब सोचा आपने कहा चल थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी ना करें, वेले बैठेंगे तो वेले बैठने पे आपको आराम से
3%, मतलब कुछ भी ना करें, फ्री बैठे घर में, तो 3% तो आपको आराम से ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन आपने कहा आपको थोड़ा ज्यादा कमाना है, तो आपने कहा चल कंपनी से बात करता हूँ। ये गवर्नमेंट वालों की बात है, गवर्नमेंट तो इतना ही देगी क्योंकि वो कहीं भागी नहीं जा रही, वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, तो घर भी बैठे इतना आराम से मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना था, है ना। आप गए कंपनी के पास, आपने कहा कंपनी तुझे पैसे, कंपनी को पैसे की जरूरत थी, आपने ये सोची कंपनी आपके पास आती है, ऐसा सोची। कंपनी कहना सर जी आपके पास हमने सुना पैसा है। मैंने कहा हाँ जी क्यों। अरे सर हमको बताओ, कंपनी कह रही है हमको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कह रहे आप हमको फिर पैसा दे दीजिए, हमें पैसे की जरूरत है, आपको फिर हम थोड़ा बहुत ब्याज दे देंगे उस पर। मैंने कहा कितना ब्याज दोगे। तो उसने कहा सर आपको जितना भी ये सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है ना, हम उतना ही आपको ब्याज दे देंगे। तो वो बंदा कह रहा, उसने उनको भगा दिया, मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये लीजिए कंपनी वहां से बाहर चली जाइए। अब ऐसा क्यों उसने करा होगा मैं बताता हूँ। ये उसने इसलिए करा क्योंकि देखिए, घर बैठे बैठे घर बैठे बैठे वो कुछ भी ना करे, रिस्क नाम की चिड़िया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मार्केट इधर से उधर चले जाए डूब जाए, मार्केट इधर से उधर चले जाए डूब जाए, लेकिन इसका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा, उसको ऑल द टाइम 3% तो मिलकर रहेगा ही रहेगा। लेकिन कंपनी आ रही है, उससे पैसा उठा रही है। अब सोचो वो सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल के मैंने कंपनी को दे दिया, और कंपनी कह रही है मैं आपको वही 3% का रिटर्न दे रही हूं, तो बनता है आपका लेना। आप खुद बताओ कंपनी को, अब सॉरी, कंपनी को क्या आप 3% का रेट ऑफ रिटर्न पर चार्ज करोगे? नहीं करोगे। अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मैं बताता हूं क्यों। क्यों नहीं करोगे यार? आप बोलोगे यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा, रिस्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाता, टेंशन फ्री हूं रिस्क से, तो अब जाके मुझे 3% है। बेटा लेकिन तू तो कंपनी है, अब कंपनी का तो मैंने पास्ट टेंस देखे भैया, कितनी कंपनी ने घोटाले करे, कितनी कंपनी ने घोटाले करे हैं, कितनी कंपनी डूब गई, कितनी कंपनी बंद हो गई, ताला लग गया, भाग गई, है ना, पैसा नहीं लौटा पा रही लोगों का। भाई साहब तुम कंपनियों में तो रिस्क ही रिस्क है, तुम में तो रिस्क ही रिस्क है। अब वो अलग बात है, रिस्क हर कंपनी में, चाहे वो कितनी अच्छी कंपनी हो, बस कम ज्यादा की बात है, लेकिन रिस्क तो है। कम ज्यादा की बात होती है, इस पर रिस्क कम होगा तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन रिस्क तो रिस्क है। तुम में रिस्क तो बहुत ज्यादा है, मतलब तुम लोगों में रिस्क होता है कंपनियों में। मेरे सेविंग्स में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मेरे सेविंग्स अकाउंट में देखो भाई साहब बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। घर बैठे बैठे आराम से टीवी देखता हूँ, उसमें 3% आराम से मेरा खड़ा है ब्याज, 3% इंटरेस्ट तो खड़ा ही खड़ा है। लेकिन तुमको दे रहा हूं तो ऑल द टाइम मुझे टेंशन रहती रहेगी, तुमको पैसा दे दिया यार, ऑल द टाइम टीवी भी ढंग से नहीं देख पाऊंगा, यार उस कंपनी को पैसा दिया कहीं डूब तो नहीं जाएगी। अरे ये आज रोज न्यूज में देखता कंपनी भाग गई, उसका लेके भाग गई, वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, उसका दिवालिया हो गया। अरे भाई साहब मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? ऑल द टाइम टेंशन हो गई, पीस ऑफ माइंड है नहीं। 3% लेके पीस ऑफ माइंड थी, यहाँ पे तुमको पैसा दे दे, पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई साहब इस पीस ऑफ माइंड, ये जो भी मुझे टेंशन है, ये जो भी रो भी रिस्क है, इसके इसके बदले में तुमसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा। क्या बात कर दी भाई साहब, मैं आराम से घर बैठे बैठे आराम से पीस ऑफ माइंड में 3% कमा रहा हूँ, तुमको देख के मुझे तो टेंशन होने लग गई, है ना। हार्ट बीट तेज हो गई, भाई साहब पैसा तो नहीं डूब जाएगा, मेरा पैसा तो नहीं हो जाएगा, ये वो। तो आपको पता है जहां पे डर होता है, यहाँ पे डर का एंगल है। अब जहां पे डर आता है, एक इन्वेस्टर चाहेगा जो उसने वहां पे अपना पैसा फंसा रखा है, रिस्क की चीज में फंसा रखा है, तो हर एक इन्वेस्टर चाहेगा कि उसका उस पैसा वहां से जल्दी, वहां से उसने जो पैसा फंसा रखा है वहां उस इन्वेस्टमेंट पे जल्दी वापस आ जाए। बट ऑब्वियस है, अरे क्योंकि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट, वो तो रिस्की बिल्कुल नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, तो वहां पे 3% आ रहा है। लेकिन एक कंपनी को अगर पैसा देता है वहां पे तो बहुत ज्यादा रिस्क है, कंपनी तो कुछ नहीं कह सकते ना यार सर, देखिए कंपनी से कितनी भी बड़ी हो उसका कुछ नहीं कह सकते, है ना, कुछ भी नहीं कह सकते, तो कंपनी का तो कुछ नहीं कह सकते सर, वहां पे तो पैसा डूबने का चांसेस है। मतलब यहाँ पे एक डर का एंगल है, मतलब हर इन्वेस्टर चाहेगा जहां उसने एक ऐसी जगह पैसा फंसा रखा है जहां उसको डर है डूबने का, तो कोई, आप बताओ कि आप नहीं चाहोगे वहां से आपका पैसा जल्दी से जल्दी जितना रिटर्न है मिलके वापस आ जाए? हर एक इन्वेस्टर चाहेगा उसने जो पैसा वहां पे फंसा रखा है वहां से जल्दी आ जाए, है ना। हर एक इन्वेस्टर चाहेगा जो उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका पैसा वहां से जल्दी आ जाए। तो जल्दी से जल्दी चार्ज करने के लिए क्या ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे? अरे रिकवरी इंटरेस्ट रेट को रिकवरी रेट ही तो बोलते हैं, मतलब आप एज कंपेयर टू 3% आप हो सकता है 8% चार्ज करो। 8% क्यों क्यों आप 3% के 8% क्यों चार्ज कर रहे हो? क्योंकि भाई साहब आप यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो यहाँ में हमारा पैसा डूबने का चांसेस है, तो भाई साहब मैं चाहूंगा मेरा जल्दी से जल्दी यहाँ से पैसा वापस आ जाए, इससे पहले ये कंपनी डूबे मेरा जल्दी से जल्दी पैसा यहाँ पे जल्दी आ जाए। और जल्दी आएगा तो मैं यहाँ पे मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि जितना मोटा इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उतनी जल्दी मेरे, और जो मैंने उसको पैसा दिया था उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ये मैं आपको एग्जांपल्स ऑलरेडी लॉजिकली बहुत क्लासेस में समझा चुका, मैं फिर भी ये चीज रिपीट करता रहता हूं क्योंकि ये लॉजिक बहुत ज्यादा समझना जरूरी है।
क्योंकि लॉजिक बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, ठीक है। ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर देखेगा यहाँ पे मेरा पैसा फंसा हुआ है, पैसा मेरे यहाँ पे फंसा हुआ है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो वो बट ऑब्वियस है यहाँ पे ज्यादा वो यहाँ पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि वो चाहता है यहाँ से ज्यादा जल्दी जल्दी पैसा मेरा वापस आए। तो वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट की रिकवरी की स्पीड बढ़ा देगा। अंधेरे में अगर आप चल रहे हो, एक आप आराम से एक बहुत ही अच्छे मौसम में चल रहे हो, पत्ते गिर रहे हैं, मजा आ रहा है, तो वहां स्लो स्लो चलोगे। आप चाहोगे मेरी जर्नी वहां पे स्लोली कवर हो, खत्म आराम से हो, जैसे ये सेविंग्स, कोई टेंशन नहीं, आराम से पीस ऑफ माइंड है। तो स्लो रेट रखा हुआ है, आराम आराम से पैसा वापस आता रहेगा, कोई नहीं, इंटरेस्ट रेट कम आ रहे हैं। लेकिन वहां पे डर है, डर है, अंधेरी गलियां है, अंधेरा है, सुनसान रास्ता है, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। तो भाई साहब वहां पे ज्यादा ज्यादा जल्दी तेज नहीं चलोगे उस रास्ते को कवर करने के लिए। वहां पे आप चाहोगे आपकी जर्नी जल्दी कवर हो जाए, है ना, तो आप वहां पे स्पीड बढ़ा दोगे। ऐसे ये जो आपकी एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपका डर है ना, तो ये जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप चाहोगे आपकी जल्दी खत्म हो जाए। इस जो कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है, उस पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है इस कंपनी से, वो आप चाहोगे जल्दी खत्म हो जाए। और जल्दी खत्म के लिए आपको जल्दी चलना पड़ेगा। जल्दी मतलब चलने के लिए क्या करोगे, स्पीड बढ़ा दोगे इंटरेस्ट की। मतलब यहाँ पे अगर 3% मिल रहा है, उसको बढ़ा के 8% कर दोगे। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी होगी। इतना ज्यादा लॉजिकल, इतनी इजी वे में तो कोई नहीं समझा सकता सर, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब देखिए यहाँ पे आप 3% लेते हैं, ठीक है। सोचिए आप यहाँ से सिक्योरिटी सेविंग्स में आप यहाँ से 3% ले रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सेविंग्स पे 3% मिल रहा है, और है ना, मार्केट में सॉरी सेविंग्स अकाउंट में आपको 3% मिल रहा है, और यहाँ पे आपको अब आप उससे चार्ज कितना कर रहे हैं, 8% चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंस देखिए कितना कर रहे हैं। यहां पे सोचिए कुछ ना करें, बैठे बैठे 3% तो मिल ही रहा है। अब आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले आप ये सोचेंगे ना कि यार देखिए, अब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे आप कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करता, मुझे 3% तो मैंने खड़ा ही खड़ा है ना, 3% आराम से बैठ के मैं कमाता ही हूँ पीस ऑफ माइंड से। तो भाई साहब इस कंपनी से सबसे पहले गर्दन पकड़ के 3% तो लूंगा ही। अगर वो कंपनी मेरे पास आएगी, सबसे पहले वो बोल रही है कितना परसेंट लोगे, मैं बोलूंगा भाई साहब देख, बैठे बैठे कुछ भी नहीं करते, 3% तो मेरे पास आता ही है। तो ऑब्वियसली वहां से निकाल के तुझे दे रहा हूं, तो वो 3% का मेरा यहाँ नुकसान हो रहा है ना, तो वो तो तू मुझे देगा सबसे पहले। लेकिन इतना ही नहीं, इससे ज्यादा लूंगा। क्यों, अब अगर मैं तेरे से 3% ही लूंगा, तो भाई साहब मैं इतना दिमाग खपा के, इतने टेंशन लेके, इतना डर के यहाँ 3% ले रहा हूँ, पीस ऑफ माइंड से आराम से 3% नहीं लूंगा। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का तो डिफरेंस हो गई। लॉजिकली मैंने अब आपको ऐसे भी बता दिया है ना, मैथमेटिकली ना करके मैंने आपको इमोशनली भी बता दिया कि देखो भाई साहब यहाँ पीस ऑफ माइंड बैठे बैठे 3% है। कंपनी के केस में टेंशन है, सिरदर्दी है, ऑल द टाइम स्क्रीन पे बैठे रहो, बार बार स्टॉक मूवमेंट देखते रहो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते रहो, न्यूज चैनल्स खोलते रहो, ऑल द टाइम इतनी हेडेक में भी अगर मैं तेरे से 3% ले रहा हूं, तो मैं यहां से नहीं लूंगा। लेकिन अब ऑब्वियसली मैंने यहां से निकाल के तुझे दे दिया, 3% मैं तेरे से लेके ही रहूंगा, क्योंकि बैठे बैठे 3% तो मैं कमाता ही हूं ना। तो उसका नुकसान हो रहा है अगर तुझे पैसा दे रहा हूं यहां से निकाल के, तो वो तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा लूंगा। 3% तो मैं तेरे से बस एक बेसिक है, सोचिए ये कुछ नहीं है, ये है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है। इससे ज्यादा लूंगा वो अभी छोड़िए, लेकिन बेसिक थे से जितना बैठे बैठे रिस्क फ्री, जो मेरी रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, जहां मुझे रिस्क की कुछ टेंशन ही नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, जितना मेरा इंटरेस्ट रेट मुझे उस पर मिलता है, उतना तो मैं तेरे से लेके ही रहूंगा। उतना तो तू मुझे कवर करेगा, क्योंकि वहां से अगर मैं पैसा रिस्क फ्री से निकाल के तुझको दे रहा हूं, तो वहां पे मेरा उस इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है ना, तो वो तो मैं तेरे से पहले लेके ही रहूंगा, वो तो मैं तेरे से लूंगा, ठीक है। उस केस में, इस केस में यहाँ 0.5 है ना, तो मैं तेरे से उस केस में 0.5 तो मैं तेरे से लेके ही रहूंगा, ठीक है। लेकिन बस इतना ही नहीं लूंगा, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करके, इतना टेंशन लेके 0.5 तो मैं तेरे से नहीं लेने वाला, है ना। इससे कुछ ज्यादा ही लूंगा, और वो इतना ज्यादा क्या होगा, उसे कहते हैं ये चीज बेटा इंटू रिस्क प्रीमियम। तो ये मैं आपको समझाते हैं कैसे निकालते हैं। लेकिन अब इतना तो समझे, इतना तो जितना मैं अपना रिस्क फ्री पे ले ही रहा था, इतना तो मैं लूंगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लूंगा। तो अब आप ये लॉजिक समझे फॉर्मूला का क्या है, यही फॉर्मूला एक्चुअली इसका पर्पस समझे, जिसने ये बनाया होगा उसने फॉर्मूला, उसने यही सोच के बनाया, मैंने आपको वो थिंकिंग बताइए, समझे आप, कि ये देखिए बैठे बैठे इतना ले रहा था, वहां से निकाल के तुझे दे दिए, तो उतना तो जो रिटर्न यहाँ पे मिलता था आराम से बैठे बैठे, उतना तो लूंगा, क्योंकि उससे उससे तो उसका नुकसान तो नहीं कर सकता ना। तो तेरे से कुछ एक्स्ट्रा लूंगा, इतना और कुछ एक्स्ट्रा। अभी एक्स्ट्रा क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। ये है, तो अब आप एक ढांचा समझ गए, एक स्ट्रक्चर समझ गए इस फॉर्मूला का, है ना। अब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं, वो एक्स्ट्रा कितना ले रहा है। अब आप इस एक टाइम को भूल जाइए, बेटा कुछ है, सोचिए बेटा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कुछ है ही नहीं बेटा। अब आपने बोला इतना तो मैं लूंगा, बैठे बैठे जितना मैं ले रहा था वो है यहाँ पे 0.5, इतना तो मैं तेरे से चार्ज करूंगा। एक्स्ट्रा कितना चार्ज करूंगा, सोचिए, देखिए अब देखिए,
मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, ऑल एवरेज, मतलब मार्केट में अगर मैं देखूं, अगर मैं मार्केट में जाके देखूंगा, मैं मार्केट में जाके देख रहा हूं लोग कितना चार्ज करते हैं। सोचो मैं बैंक के पास गया, मैंने देखा बैंक वाला अगर किसी को लोन देता है, उसको कितना रेट चार्ज, उससे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, 6.5%। तो मैंने देखा जब मैं इसको अगर मैं इसको पैसा देता हूं उधार पे तो 6.5% चार्ज कर लेता हूं। अरे मैंने एक इंडस्ट्री एवरेज देख ली ना, इंडस्ट्री एवरेज सबसे बेस्ट है बैंक। अरे बैंक से जब आप लोन लोगे तो आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है ना, तो उसने जाके बताऊं क्या करा, बैंक से रेफर कर लिया कि बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है जब वो किसी को पैसा उधार देता है। तो मैं वो इंटरेस्ट रेट पकड़ के घर ले आया। मैंने कहा जब बैंक, अब मैं इस कंपनी को दे रहा हूं ना तो मुझे देखना है, मैंने देखा जब बैंक किसी को उधार पे पैसा देता है तो उससे 6.5, ठीक है, मार्केट एवरेज है ना, उसमें देखा मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मतलब बॉन्ड पे है ना, डिबेंचर्स पे क्या रेट ले रहा होगा या मार्केट में, उसकी बात कर रहा हूं। तो हमने एक एवरेज देखी कि अगर मार्क बैंक वाला 6.5%, 6.5% इंटरेस्ट लेता है, तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई साहब, मैं फिर तेरे से बताऊं 6.5% ले रहा हूं। मतलब अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मैंने इससे 6.5% बोले, उसने कंपनी ने बोला कितना परसेंट लोगे मेरे से, मैंने कहा वैसे मैं तेरे से 6.5% लूंगा, लेकिन 6.5% अभी ध्यान रखना, 6.5%, 6.5% से आपने इसको ले लिया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला अभी, मैंने आपको बोला बैठे बैठे आप 0.5% तो आराम से ले रहे थे, तो आप बोलो कि कंपनी मैं तेरे से इतना तो ले ही रहा था, मैं इतना तो तेरे से लूंगा ही, घर बैठे बैठे पीस ऑफ माइंड के आराम से 0.5% रेट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो बेटा वहां से पैसा निकाल के तुझे देना तो उसका नुकसान हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली उस नुकसान की भरपाई तू ही करेगा मेरी, है ना। तो 0.5% तो तू मुझे देगा ही, 0.5% तो तू मुझे देगा ही। मतलब जो कंपनी से मैंने बस 6.5% बोला कि 6.5% तू मुझे दे दियो, ठीक है, 6.5% तुझे मुझे देना है, उसमें से 0.5% तो लेकिन इंक्लूडिंग मेरा है ना, ये 6.5% मैंने कंपनी से पूरा ओवरऑल चार्ज करा है, मतलब 6.5% में से लेकिन आधा परसेंट, हाफ परसेंट जो 0.5% है, वो तो मेरा उस इंटरेस्ट रेट की रिकवरी है ना, समझ रहे हो आप लोग। 6.5% है, मैंने उसको बोल दिया ले भाई बैंक 6.5 ले रहा है ना, तो मैं भी तेरे से 6.5 लूंगा, लेकिन वो 6.5 पूरा मेरा 6.5 नहीं है, आधा 0.5 बैठे तो मैं बैठे बैठे ले रहा था, उसका नुकसान हो गया क्योंकि उसमें से पैसा निकाल के उसको दे दिया उस इन्वेस्टमेंट में। तो अब वो 0.5% तो वो कंपनी मुझे देगा ना, कंपनी ही तो मुझे निकाल के रिकवर करके देगी वो पैसा, हाँ ठीक है। 0.5 तो मैंने एक्चुअली कंपनी से एक्स्ट्रा कितना चार्ज करा, 6%, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब मुझे एक्स्ट्रा सिर दर्दी ले रहा हूं मैं उससे, अपनी टेंशन ले रहे हैं कि भाई कंपनी पैसा डूब जाएगा, उस चीज का तो मैंने स्पीड बढ़ाई है, कितनी से स्पीड बढ़ा दी, 6%। आदत हम, मैं तो 0.5% ले रहा था, कंपनी से 0.5% ले सकता था, लेकिन यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, पैसा डूबने के चांसेस है ना, तो उससे कितना एक्स्ट्रा मैंने कंपनी से चार्ज कर लिया उस चीज का कि हाँ भाई तेरे में इतना रिस्क है, इन्वेस्टमेंट जर्नी भी कितनी गड़बड़ है तेरे में, है ना, डर डर लग रहा है यहाँ पे, तो भाई पैसा जल्दी रिकवर करना है, तो कितने से ज्यादा स्पीड बढ़ा दी इंटरेस्ट से। 0.5% तो मैं आराम से बैठा बैठा कमाता था, लेकिन रिस्क के केस में मैंने कंपनी से बोला कि भाई साहब तू मुझे 6% एक्स्ट्रा दे, क्योंकि तेरे में रिस्क है, नो डाउट मैं 0.5% कमाता हूं, लेकिन मैं तेरे से 0.5% नहीं लूंगा क्योंकि तू तो बड़ी रिस्की है। मतलब रिस्क के केस में मैं क्या करूंगा, मैं 6% तेरे से एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि वो मेरे रिस्क की भरपाई है, रिस्क को लेकर मैं वो कर रहा हूं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिकवर करना चाहता हूं, इसलिए यहां से तेरे से एक्स्ट्रा 6% लूंगा, मतलब मैं तेरे से 6.5% रिटर्न लूंगा। अच्छा ये जो मैंने कैसे निकाला 6% है ना, कैसे एक्स्ट्रा, सोचो मार्केट में जितना रेट चल रहा था वो तो मैंने बोल दिया कंपनी को इतना दूंगा, लेकिन उसमें से जो मेरी रिस्क फ्री सिक्योरिटी थी, है ना, रिस्क फ्री जितना मैं बैठे बैठे कमाता था उसमें वो तो इंक्लूडेड है ना, क्योंकि वो कंपनी मुझे दे रही है, तो एक्स्ट्रा मैं कंपनी से कितना ले रहा हूँ, 6% ले रहा हूँ, मतलब 6% ले रहा हूँ। इसी को बोलते हैं, ये देखो मार्केट में इतना चल रहा था, लेकिन इतना तो मैं कंपनी से लूंगा ही लूंगा क्योंकि मैं इतना बैठे बैठे कमाता था, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 6% एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, इसी को रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। अब आप समझे लॉजिकली, यहां पे ये पूरा फॉर्मूला 90% मैंने आपको ये फॉर्मूला समझा दिया है, मैंने आपको 90% ये फॉर्मूला समझा भी दिया है, इसमें अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहा है। रिस्क फ्री मैंने आपको ये बता दिया, रिस्क फ्री क्या होता है आप समझ में, देखा कितना इजी फॉर्मूला है, देखने से आपको लग रहा था ये क्या लिख दिया, क्या चीज है पता नहीं, आपको तो मैंने अभी वो बताया भी नहीं, लॉजिकली लॉजिकली मैंने आपको ये फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, आप खुद ही ये फॉर्मूला बना सकते हो। अब आप बताओ, एक स्टोरी आपने माइंड में बना ली, हम ये चीज रियल लाइफ में करते हैं यार, ये कुछ चीजें रटने वाली है, आप बस एक स्टोरी आपने देख ली यार, देखो हम बैठे बैठे आराम से टीवी देखते थे, इन्वेस्टमेंट पे इतना कमाता था सेविंग्स पे, लेकिन अचानक से कंपनी आ गई तो मैंने सेविंग्स अकाउंट से निकाल के उसको पैसा दे दिया, लेकिन बट ऑब्वियस अब यहाँ पे रिस्क ज्यादा है क्योंकि वो कंपनी है, भगौड़ी है, कभी भी बंद हो सकती है,
लेकिन बैंक तो फ्री है ना, इतने रिस्की तो होते नहीं बैंक, क्यों? क्योंकि वो आरबीआई रेगुलेटेड है ना, वो कोई भागे तो जा नहीं रहे पैसा लेके। तो यहाँ पे तो बेस्ट है, 3.5 अपना 3% मिल रहा है। लेकिन अगर इस कंपनी को दे रहा हूं तो यहाँ पे तो रिस्क है, भाग सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, पैसा डूब सकता है। तो यहाँ पे डर का एंगल है, डर का एंगल है। तो भाई साहब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि अगर बराबर ही ले रहे हैं, फिर इतना टेंशन लेके बराबर ही लेना, तो यहाँ पे घर बैठे बैठे पीस ऑफ माइंड मिल नहीं रही, क्या मिल रही है? तो यहाँ पे बट ऑब्वियस कुछ एक्स्ट्रा ही लेंगे, है ना, बट ऑब्वियस है यार, कुछ एक्स्ट्रा ही लेंगे। आप खुद सोचो ना, एक्स्ट्रा लेंगे, कितना एक्स्ट्रा लेंगे? उसी को रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। कैसे निकाला? मार्केट में देखेंगे जनरली बैंक कितना ले रहा है ना, बैंक ले रहा होगा मतलब ठीक ही ले रहा होगा ना, तो बैंक से जितना ले लिया उतना ले लिया, उतना उसको उठा के दे दिया। अच्छा, उसमें से उसने तो मुझे पहले कुछ रिकवर करके दिया होगा, मैंने आपको बोला ना, जैसे बैंक 6.5 ले रहा है तो कंपनी को बोल दिया, ले भाई हमारे इस पैसे को पकड़ और इस पे 6.5% ब्याज दे दियो। लेकिन लेकिन 6.5% पूरा नहीं है, हमने उससे कुछ एक्स्ट्रा कितना चार्ज करा, वो कैसे निकाले? जिसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। मतलब उस रिस्क के बदले जो हम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं इस कंपनी में, उसके बदले उससे कुछ प्रीमियम ले रहे हैं, कुछ प्रीमियम ले रहे हैं, है ना। तो वो कैसे निकाला? देख भाई 6.5% तो लिया, लेकिन देख ले 6.5% में से 6.5 में से 0.5 तो भाई मैं आराम से सेविंग्स में ले रहा था। तो वो तो तूने मुझे 6.5% में 0.5% तो एक तो उसका देगा, और ये जो बाकी तो 6% मुझे दे रहा है ना, ये मैं एक्चुअली रिस्क का दे रहा हूं, क्योंकि तू रिस्की है, तेरे केस में रिस्क है, मेरा पैसा डूब सकता है, इसलिए मैं तेरे से एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं, उस रिस्क के बदले 6% का प्रीमियम ले रहा हूं। ठीक है, आई होप आप ये लॉजिकली समझे होंगे। स्टोरी आप खुद बना के, आपने अगर पेपर में आप देखो, स्टोरी है, लॉजिकल है, कंसेप्ट है, कुछ रटना है, मैंने अब तक आपको कुछ रट के बताया, खुद ही कंसेप्ट से आपको समझा डाला आपके पास। अगर ये स्टोरी, आप खुद ही ये फॉर्मूला बना सकते हो पेपर में बैठे बैठे, कुछ रटना ही नहीं है। अब मैं सब कुछ यहाँ पे मिटा रहा हूं, सिवाय इस एग्जाम्पल को छोड़ के। यहाँ पे एक बेटा की बात करी हुई, नहीं बेटा क्या होता है? बीटा, इसको कुछ लोग बीटा बोलते हैं, लेकिन ये बेटा बोलते हैं इसको एक्चुअली। ये बेटा क्या है? ये ये है बेटा। अब यहाँ पे आप पूरा फॉर्मूला लॉजिक समझ चुके हैं। बस उस रिस्क प्रीमियम में अगर आप बेटा मल्टीप्लाई कर दो, बेटा बस मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो मैं आपको बेटा का लॉजिक समझाने वाला हूं ना, बहुत बहुत बढ़िया लॉजिक है। देखिए, अब देखिए, आपने हर चीज करी, आपने रिस्क निकाल लिया, इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क निकाला ना आपने 6%, ये हमने जो एक्स्ट्रा 6% निकाला वो क्या इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क ही तो है। अरे मार्केट में 6.5% का ब्याज चल रहा है, मतलब जनरली जो लोन वाले हैं वो लोगों से 6.5% मतलब 6.5% इंटरेस्ट लेते हैं। अगर मैं यही सेम कंपनी से भी ले लेता हूं, लेकिन 0.5% तो मैं बैठे बैठे कमाता ही हूं, तो मैं एक्स्ट्रा फिर कंपनी से कितना ले रहा हूं? 6.5% में से 0.5% तो मैं हमेशा कमाता ही हूं, और वो बैंक वो कंपनी भी मुझे हमेशा दे, कंपनी मतलब मुझे उसका रिकवर करके देगी जो मुझे लॉस हुआ जिस भी हो। तो मैं एक्स्ट्रा कंपनी से एक्चुअली कितना ले रहा हूं, मतलब उस रिस्क जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं उसके बदले में कंपनी से कितना ले रहा हूं? 6% ले रहा हूं। लेकिन ये मतलब क्या है 6%? मतलब मैंने ये बोला रिस्क का प्रीमियम, मतलब उस कंपनी में जो मेरा रिस्क है उसके बदले में उससे 6% ले रहा हूं। मतलब मैं ये कहता हूं मेरा 6 मतलब उस कंपनी का 6% का रिस्क है। अब ये मतलब एक तरीके से उस कंपनी में 6% का रिस्क है ना मेरा, मतलब अगर मैंने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है मतलब 6% का, मतलब वहां पे इस कंपनी में रिस्क है। तो ये तो मैंने एक इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क निकाला। लॉजिक समझ पा रहे हो आप? देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बताया था। सिस्टमैटिक रिस्क एज अ मार्केट रिस्क, मतलब पूरी मार्केट का रिस्क, जर्नल मार्केट का रिस्क, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, कम नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो तो होके ही रहेगा, पूरी मार्केट का रिस्क है ना। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क, उसको स्पेसिफिक रिस्क भी बोला जाता है अनसिस्टमैटिक को, और सिस्टमैटिक रिस्क को मार्केट रिस्क बोला जाता है। लॉजिक पता ही आपको, मार्केट का रिस्क है ना। लेकिन अनसिस्टमैटिक को एक स्पेसिफिक रिस्क भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक कंपनी की बात होती है, एक इंडिविजुअल रिस्क की बात होती है, स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल रिस्क की बात होती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपने देखा, एक कंपनी आपके पास है, ये एक स्पेसिफिक कंपनी आई है, एक इंडिविजुअल कंपनी आई है। लॉजिकल देखना आप ध्यान से, एक इंडिविजुअल कंपनी आपके पास आई है, तो आपने उसका उसका रिस्क देखा कि इस पर ज्यादा रिस्क है, तो मैं इससे 6% ले लेता हूं, कि मैं 6% ले लेता हूं, वरना आप 0.5% तो आप बैठे बैठे कमा ही रहे हो। लेकिन ये कंपनी के केस में आई है, तो आपने देखा इसमें रिस्क होता है, मतलब आपने एक इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क देखा, अनसिस्टमैटिक रिस्क देखा, तो आपने एक्स्ट्रा 6% ले लिया। तो मतलब आपने देखा, मतलब आपने ये देखा जब कंपनी का रिस्क, मतलब कंपनी में रिस्क है, तो आपके रिस्क के चक्कर में आपका इंटरेस्ट रेट बदला। अगर कुछ भी नहीं होता, सोचिए आप सिर्फ बॉन्ड अपना या घर बैठे बैठे सेविंग में ले रहे हैं, तो आराम से 0.5% कमाएंगे। लेकिन रिस्क जब ऐड हुआ लाइफ में, जब रिस्क आया, तो उसके बदले आपने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करा, क्या? 6% चार्ज करा आपने कंपनी से एक्स्ट्रा। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 6%, मतलब कंपनी का जो रिस्क है, ये तो आपने कंपनी का रिस्क देखा ना, कि कंपनी अगर भाग गई तो
कंपनी इंसॉल्वेंट, ये सारे जो ये हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। देखो डिफॉल्ट रिस्क, अगर मैंने कंपनी को पैसा दिया, उसको वो डूब गई, पैसा नहीं दे पाई, तो डिफॉल्ट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, अरे मैंने कंपनी में पैसा लगा रखा है लेकिन सोचिए लिक्विडिटी रिस्क, मैं लिक्विडिटी नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, बेकार कंपनी है, बिल्कुल कोई नहीं खरीदना चाहता, तो लिक्विडिटी रिस्क है। तो ये सब मैं इंडिविजुअल रिस्क बता रहा हूँ कंपनी के। देखिए अब ये जो कंपनी के रिस्क है सारे जरूरी होंगे ना, सारी कंपनी के सेम रिस्क होंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये देखिए, तो आपने कहा यार अगर ये कंपनी से यही सारे फैक्टर्स लेंगे, और इंडस्ट्रियल रिस्क, अरे पॉलिटिकल रिस्क की वजह से इस पे इफेक्ट तो नहीं आएगा, और बिजनेस हो सकता है ये धंधा ऐसा कर रही है, इसका मैनेजमेंट टर्नओवर नहीं है अच्छा, तो इसकी वजह से इसका ये कंपनी ठप तो नहीं पड़ जाएगी, बंद तो नहीं हो जाएगी, मेरा पैसा गया। तो ये सारे इंडिविजुअल रिस्क देख रही है, मतलब पर्टिकुलर कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क देख रही है। तो उस स्पेसिफिक रिस्क को मद्देनजर देते हुए, कंसिडर करते हुए आपने 6% का एक्स्ट्रा रिटर्न लिया, है ना। समझ पा रहे हो लॉजिक में बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा आराम से इतना बता रहा हूं। आपने क्या देखा, इस कंपनी में रिस्क है ना, रिस्क कुछ भी नहीं था तो बैठे बैठे 0.5% तो कमा ही रहे थे ना, लेकिन आपने देखा इस पर रिस्क है। रिस्क है तो कौन सा, जैसे कंपनी डूब जाए, बंद हो जाए, बंद पड़ जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, दिवालिया हो जाए, उस रिस्क के बदले आपने इस कंपनी से, जिसको हम अनसिस्टमेटिक बोलते हैं, ये अनसिस्टमेटिक रिस्क की तो है सारे के सारे जो मैंने आपको बोले, उसके बदले आप उससे 6% चार्ज कर रहे हो। उस रिस्क के फैक्टर्स को जब आप कंसिडर करते हो अनसिस्टमेटिक, कि यार अगर ये कंपनी डूब जाती है, ये हो जाता है गड़बड़, तो यहाँ पे हमारा पैसा गया, तो एक काम करते हैं, इस कंपनी से एक्स्ट्रा 6% ले लेता हूं। जब आपने अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर किया, है ना, तो आपने एक्स्ट्रा 6% इस कंपनी से चार्ज किया। यहां तक आप बात समझ आए, अब इस बात को लॉक करो, ठीक है, हो गया सर, समझ में आ गया कि जब कंपनी देखती है अनसिस्टमेटिक, इंडिविजुअल कंपनी अपना, जब एक इन्वेस्टर, एक इंडिविजुअल एक कंपनी का अनसिस्टमेटिक रिस्क देखता है, तो उसके बदले अपना एक रिस्क, एक अलग से उसका रिटर्न चार्ज करता है, जैसे 6% इस केस में उसने चार्ज किया, तो उसने देखा इस कंपनी में गड़बड़ गड़बड़ हो सकता है, तो काम करता है कि एक्स्ट्रा 6% चार्ज करता हूं, मतलब रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क के बदले उसने 6% चार्ज करा। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए, मतलब उसने देखा ये कंपनी में क्या रिस्क है ना, उस रिस्क के बदले उसने 6% चार्ज कर लिया, लेकिन अब ये कंपनी का रिस्क हुआ, है ना, मतलब ये आपने उसके बदले 6% चार्ज करा क्योंकि कंपनी में रिस्क है। अच्छा, ये रिस्क किसका है, कंपनी का, और कंपनी कहां काम करती है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपने उससे 6% चार्ज करा क्योंकि उस कंपनी में रिस्क है, मतलब ये रिस्क किसका है, कंपनी का, तभी तो 6% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो क्योंकि तेरे में रिस्क है। ये रिस्क किसका है, कंपनी का। कंपनी कहां काम करती है, कंपनी कहां काम करती है, मार्केट के अंदर काम करती है। इसका मतलब अगर मार्केट में रिस्क आया तो कंपनी में इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली अगर मार्केट सोचिए नीचे, मार्केट अगर नीचे जाती है तो मोस्ट ऑफ, तो बहुत सारी कंपनीज भी तो नीचे जाती हैं, आपको पता है यार, अगर बीएससी देखो ना, मार्केट अगर सेंसेक्स नीचे जाता है, देखना मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टॉक के प्राइसेस भी नीचे जाते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो भाई साहब बहुत ज्यादा कंपनीज के, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज के स्टॉक तो ऊपर ही जाते हैं, है ना, सारी कंपनीज के पास ऊपर जाते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, आप इस कंपनी से जब एक्स्ट्रा 6% चार्ज करते हो क्योंकि इस कंपनी में रिस्क है, ये रिस्क किसका है, कंपनी का ही है ना, इंडिविजुअल रिस्क है उसका, पर्टिकुलर कंपनी, तभी उससे 6% चार्ज कर रहे हैं। ये रिस्क हुआ कंपनी का। कंपनी कहां काम करती है, मार्केट में, और अभी मैंने आपको बताया मार्केट के इफेक्ट होने से कंपनी इफेक्ट हो जाएगी। मैंने आपको क्यों बोला, बॉटल है, मार्केट है, उसके अंदर पानी है, बॉटल को हिलाओगे तो अंदर का पानी क्या नहीं हिलेगा, तो सिस्टम हिलाओगे, मार्केट हिलाओगे, अंदर का जो पानी है, अंदर की जो कंपनीज है जो सिस्टम के अंदर काम कर रही है, नहीं हिल जाएगी। अर्थक्वेक है, बिल्डिंग हिलती है तो उसके अंदर जो अर्थक्वेक है, जब बिल्डिंग को हिलाता है तो अंदर की चीजें भी नहीं हिल जाती, हिलती है ना। यही है मार्केट है भाई साहब, जब मार्केट हिलेगी, मार्केट अगर नीचे जाएगी तो जितनी भी उसके अंदर कंपनीज है सारी की सारी साथ नीचे लेके जाएगी। रोलर कोस्टर में नीचे लेके जाएगा तो अपने साथ बंदों को भी लेके नीचे जाएगा। यही लॉजिक है। अब मैं अब वापस आइए, हमने इस कंपनी से चार्ज करा 6%, क्यों, क्योंकि इस कंपनी में रिस्क है, इंडिविजुअल रिस्क है भैया, इंडिविजुअल रिस्क मैंने अभी आपको बता दिया बहुत सारे, इंडिविजुअल रिस्क है भैया, अनसिस्टमेटिक रिस्क है इसमें, तो इससे एक्स्ट्रा 6% चार्ज कर लिया, ठीक है। अब ये रिस्क किसका, कंपनी का। कंपनी कहां काम करती है, मार्केट में, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्या कंपनी नीचे जाएगी, मतलब मार्केट में सोचिए रिस्क आएगा, अब सोचिए मार्केट में रिस्क आएगा, सोचिए मार्केट नीचे जाने का रिस्क है, तो क्या कंपनी, अगर मार्केट में रिस्क आएगा, मार्केट नीचे जाती है तो क्या कंपनी नीचे नहीं जाएगी, बट ऑब्वियसली नीचे जाएगी, मतलब जो इसका रिस्क है वो भी चेंज हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, जब रिस्क कंपनी का है ना, इससे चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा 6%, तो वो रिस्क किसका, कंपनी का, और कंपनी का काम कर रही है मार्केट में। अब वही अगर मार्केट अगर चेंज हो जाती है तो कंपनी चेंज हो जाएगी, है ना, कंपनी हिलेगी, कंपनी हिलेगी तो कंपनी का इंडिविजुअल रिस्क भी तो हिल जाएगा। यही मैंने आपको बोला सर, इसी ही कहते हैं बेटा, इतना लॉजिकल मैंने आपको बताया कि आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर जाएगा, इसको बच्चे समझ नहीं पाते।
रियल लॉजिक आपको मैंने बताया, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। देखिए मैं फिर समझाता हूँ आपको, बच्चों को वैसे समझ में आ गया है मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टिल मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। आपने कंपनी से 6% एक्स्ट्रा चार्ज क्यों करा? अरे भाई साहब उसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क है, उसका इंडिविजुअल रिस्क है, तो भाई साहब उसके क्योंकि उस कंपनी का अपना रिस्क है ना, तो मैम ने 6% एक्स्ट्रा चार्ज करा, मतलब उस कंपनी में रिस्क होगा। हाँ जी, वो रिस्क किसका है? कंपनी का है। और किसका है? हाँ तो कंपनी का है। अच्छा वो कंपनी कहाँ काम करती है? सर मार्केट के अंदर काम करती है। अरे अगर मैं मार्केट हिला दूं तो क्या कंपनी नहीं हिल जाएगी? मतलब मार्केट में अगर रिस्क आएगा, हाँ जी सर, मार्केट में अगर हिल जाएगी, मार्केट में रिस्क आएगा, तो ऑब्वियसली कंपनी में भी रिस्क आएगा। मार्केट अगर नीचे जाएगी तो फिर कंपनी भी नीचे जाएगी। तो सर अगर कंपनी नीचे जाएगी तो मतलब कंपनी में अगर चेंज आएगा, मार्केट को, कंपनी को हिला, कंपनी हिल जाएगी, तो उसके अंदर का जो उसका इंडिविजुअल रिस्क है, जो उसका पर्टिकुलर रिस्क है, वो भी तो हिल जाएगा। हिल जाएगा सर, सही बात है सर, वो भी तो हिलेगा। बॉटल हिला दी तो अंदर का पानी हिल जाएगा भाई, सब कुछ हिल जाएगा। लॉजिकली आप समझने की कोशिश करिए। मार्केट, अब कंपनी काम करती है, रिस्क किसका है? कंपनी का। कंपनी काम करती है मार्केट में, मार्केट हिल जाएगी। अब पीछे चलिए, जब ये सब कनेक्टेड है तो ये पीछे से भी तो कनेक्टेड है। देखिए मैथ है ना, ये पूरी मैथ है। देखिए अगर a इज इक्वल टू बी होता है और b इज इक्वल टू सी है, a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो क्या a इज इक्वल टू सी नहीं है? इसका मतलब ध्यान से देखिए, अगर ये रिस्क है, ये रिस्क किसका है? मार्केट का। और ये मार्केट कहां काम करती है? सॉरी, ये रिस्क किसका है? कंपनी का। सॉरी, ये कंपनी कहां काम करती है? मार्केट में काम करती है। ये मार्केट है, ये कंपनी है, ये रिस्क है। ये रिस्क किसका है? कंपनी का। कंपनी कहां काम करती है? मार्केट में। अगर ये मार्केट हिला दू तो कंपनी हिल जाएगी। अच्छा कंपनी हिल जाएगी तो उसका रिस्क हिल जाएगा। इसका मतलब मार्केट के हिलने से कंपनी का इंडिविजुअल रिस्क हिल जाएगा। क्यों नहीं हिलेगा भाई साहब, आप खुद सोचिए। और सोचिए एक इंडिविजुअल रिस्क है कंपनी का, कि हमने देखा कंपनी ठप हो सकती है, लेकिन सोचिए मार्केट नीचे गिर जाती है, तो फिर कम ये रिस्क और ज्यादा डप। आपने अभी सोचा था मार्केट जैसे भी चल रही है, आपने मार्केट को आपने फैक्टर में कंसिडर, बस मार्केट को अभी आपने मार्केट को कंसिडर नहीं करा, आपने देखा इंडिविजुअल रिस्क बस एक कंपनी का। आपने देखा ये कंपनी, मुझे ऐसा लगता है इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ये कभी भी डूब जाएगी। ठीक है, अब सोचिए मार्केट, अब मार्केट आ गई बीच में, अब मार्केट हिल गई। अब ये रिस्क किसका है? जो आपने सोचा था कंपनी का, और कंपनी का क्या करती है? मार्केट। अब देखिए कैसे कनेक्टेड। आप सोचिए मार्केट नीचे गिर जाती है, मतलब उसके स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे। अरे मतलब उसके स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाएंगे तो कंपनी इंसॉल्वेंट की कगार पे आ जाएगी, मतलब उसकी मार्केट प्राइस बिल्कुल नीचे हो जाएगी ना। नीचे हो जाएगी तो कोई इसका स्टॉक खरीदेगा नहीं, तो उसकी अर्निंग्स वगैरह सब कम, सारे इन्वेस्टर्स का बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। मतलब और उसका ये जो आपने ये जो सोचा था, ये डूबने के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, उसके डूबने के चांसेस, क्योंकि अब मार्केट भी नीचे चली जाएगी। तो आप देख रहे हो कनेक्टेड। आई थिंक अब आप लॉजिकली समझ पाए जो मैं क्या कह रहा हूं। अब ये जाके फॉर्मूला खत्म हुआ है, मतलब एक इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, और वो क्या अभी तो आपने बोला बस इतना परसेंट का रिस्क है, 6% की। भाई साहब ये तो इंडिविजुअल रिस्क को देख के आपने देखा ना, यार इंडिविजुअल कंपनी में अनसिस्टमेटिक रिस्क अगर हम कंपनी का देखें तो मैं बस उससे एक्स्ट्रा 6% है, लेकिन आपने सिस्टमेटिक रिस्क को तो कंसिडर ही नहीं किया। अगर कंपनी डूब जाती, सोचिए अगर मार्केट डूब जाती है तो कंपनी को साथ लेके डूबेगी, और कंपनी को अगर साथ लेके घूमे डूबेगी तो उसके अंदर का जो रिस्क है वो भी डूब जाएगा, और ज्यादा डबल हो जाएगा, मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगा रिस्क फिर कंपनी में। तो आपने वो वाला रिस्क तो कंसिडर नहीं करा। आप कह रहे हो हाँ यार, हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि कंपनी कंपनी दिवालिया हो जाए। अरे कंपनी का दिवालिया होना डिपेंड करता है मार्केट पे भी, तो वो भी तो कंसिडर करो। आपने बस इसका इंडिविजुअल इंटरनल फैक्टर से देख लिया, हाँ इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है इसकी वजह से दिवालिया हो जाएगी। अरे मार्केट डूब जाएगी तो भी दिवालिया हो सकती है। ऐसी कितनी कंपनी है जो मार्केट अगर क्रैश हो गई उसकी वजह से वो खत्म हो गई। ये भी तो फैक्टर कंसिडर करो, इंटरनल फैक्टर्स तो कंसिडर करो, एक्सटर्नल भी तो करो। तो आई होप आप ये लॉजिकली समझ पाए होंगे। तो बस यही बेटा है। तो ये बेटा, ये 0.8 क्या है? अब मैं ये बता देता हूं। बेटा 0.8 का मतलब ये होता है, बेटा 0.8 का मतलब ये होता है, मैं बताता हूं। बेटा 0.8 का मतलब ये है कि अगर है ना, अगर मार्केट 1% से नीचे गिरती है, मान लेते हैं अगर मार्केट 1% से नीचे गिरती है, या चलिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, है ना, मार्केट सोचिए अगर 10% से नीचे गिरती है, मार्केट अगर 10% से नीचे गिरती है, तो हमारा ये जो कंपनी है ना, कंपनी ये सिर्फ 8% से नीचे गिरेगी। तो अब देखिए ना, डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। फिर से समझाता हूं, फिर से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लॉजिकली समझ गए। बस यहीं तक ही था, सीएबी मॉडल से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस फिर हमें बेटा के बारे में पढ़ना है कि बेटा के कौन कौन से, मतलब 1 से नीचे ये, जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक टेबल है बहुत ईजी है।
बस यही था सीएपीएम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है सीएपीएम में, यही था। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ, आई थिंक सीएपीएम का टॉपिक खत्म हुआ। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा पोर्टफोलियो। उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट लाइन पढ़ेंगे। इतना ही है भैया, इससे ज्यादा ही नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया ये अपना। बस मैं आपको बेटा समझाऊंगा, अगर बेटा की वैल्यू 1 होती है उसका क्या मतलब है, 1 से नीचे अगर बेटा की कम आती है, देखिए बेटा की बस वही है, तो थ्योरी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे देखिए ये बेटा में 1 से नीचे आया, इसका क्या मतलब है ना बेटा, क्या कहते हैं उसको, बेटा 1 से ज्यादा आता है तो उसका क्या मतलब है, बेटा अगर 0 आ जाता है। वो केसेस है, 4-5 केसेस हमको पढ़ने हैं जो हॉक ने बता रखे हैं, 4 केसेस हैं, 5 केसेस आए सॉरी। अगर वो उनमें बेटा का क्या क्या वैल्यू होता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, बस ये है, खत्म हो गया सीएपीएम। और लॉजिकली आप समझ रहे हैं। बस मैं आपको बेटा बता देता हूं क्या है अब इसका मतलब, मैं आपको बेटा वैसे बता चुका हूं क्या है ये है अनसिस्टमेटिक रिस्क। यहां ये क्या है, सिस्टमेटिक, सॉरी, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, मतलब मार्केट के रिस्क को भी आप कंसिडर कर रहे हो। अरे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, आप हर चीज सही कर रहे हो। आप ये भी कह रहे हो देख भाई मैं इतना कमा रहा था, तू मुझे इतना दियो। अच्छा ये तेरा अपने अंदर का, तेरा कंपनी का इंडिविजुअल रिस्क कितना है ना, अनसिस्टमेटिक रिस्क कितना, भाषा डूब गया, इसके लिए एक्स्ट्रा मैंने तेरे से इतना परसेंट और चार्ज कर लिया। आप हर चीज अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप मार्केट रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, कंसिडर ही नहीं कर रहे। सिस्टमैटिक रिस्क, अरे मार्केट, आप ये तो देख रहे हो कि कंपनी कभी भी डूब जाएगी, क्योंकि इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, लोग ये इसका लेबर टर्नओवर बहुत है, जो भी रीजन है, इंटरनल फैक्टर्स इसके बेकार है। अरे लेकिन वो एक मार्केट के अंदर भी काम करती है, मार्केट अगर डूबेगी, उस कंपनी को साथ लेके डूबेगी, तो इसका जो आपने सोचा रिस्क डूबने का, वो तो और ज्यादा बढ़ गया। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी तो कंसिडर किए। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, मार्केट रिस्क, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क को भी करिए, जिसको हम बेटा बोलते हैं। अब ये मैं बताता हूं, देखिए इसकी कैलकुलेशन होती है, बेटा कैसे निकालते हैं, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स में पूरा पढ़ते हैं। आप टेंशन फ्री रहिए, पेपर में हमेशा आपको बेटा दिया जाएगा, लेकिन बेटा को इंटरप्रेट करना आपके सिलेबस में। नो डाउट कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट बेटा इज नॉट इन सिलेबस, मतलब बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब जैसे बेटा 0.8 है, इसका मतलब क्या है, क्या है 0.8, इसको इंटरप्रेट करना हमारे सिलेबस में बहुत ईजी है। जब आप ये लॉजिक ही समझ गए, ये भी आप समझ जाओगे, मैं बताता हूं। इसका मतलब है, सोचिए मार्केट, देखिए अगर मार्केट, सोचिए अगर मार्केट 0.8 का मतलब है अगर मार्केट 10% से नीचे गिरती है, सोचिए, अब इमेजिन करिए अगर मार्केट 10% से नीचे गिरती है, तो ये जो कंपनी का स्टॉक है ये 8% से नीचे गिरेगा। अगर कंपनी, एक मैं पानी पी लूं, लॉजिक है, देखिए मेरी बात सुनिए। अगर अगर मार्केट, ओ सॉरी, हाँ अगर मार्केट 10% से गिरती है, सोचिए बीएसई है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सबको पता है, नैस्डैक है, जो भी है। सोचिए अगर 10% से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक कोई भी है, मार्केट गिर जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी है, इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 10% से नहीं गिरेगा, वो 8% से गिर रहा है। मतलब मार्केट जा रही है 10% से नीचे, लेकिन ये कह रहा है नहीं मैं तो 8% से नीचे कह रहा हूं। अब आपको बताओ ये रिस्की है, ये लेस रिस्की है, ये रिस्की है, क्योंकि ये भी गिर रही है, क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है तो ये भी गिर रही है, तो रिस्की तो है भाई। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो बेटा ये भी नीचे जाएगी, मतलब मार्केट कह रही है मैं जाऊंगी नीचे, तुझे भी साथ लेके जाऊंगी, तो नो डाउट ये रिस्की है, लेकिन ये लेस रिस्की है। कैसे सर, नीचे जा रही है, अरे भाई साहब आप खुद देखो, अगर मार्केट 10% से नीचे जा रही है, मार्केट अगर 10% से नीचे जा रही है, तो ये पूरी 10% नीचे नहीं जा रही है, मतलब मार्केट के इन लाइन नहीं जा रही। मतलब सोचिए मार्केट अगर 10% से नीचे जा रही है, तो ये नहीं मैं यही सिक्योरिटी भी 10% से नीचे जा रही है, ऐसा नहीं है, ये अलग जा रही है, मतलब गिर, मतलब सेम है, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव मैं आपको सब समझाऊंगा बेटा, जब समझाऊंगा। मतलब 0.8 मतलब मार्केट अगर 10% से नीचे गिर रही है, नो डाउट ये भी नीचे गिर रही है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है, तो ये अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगी ये भी ऊपर बढ़ेगी। हमें 0.8 का मतलब ये नहीं लेना कि नीचे ही गिरेगा हर टाइम, अगर ऊपर जाएगा तो मतलब ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब इसके रिलेशन में है, मतलब पॉजिटिव है इसके रिलेशन में, मतलब दोनों के बीच में प्यार है। देखिए पॉजिटिव मतलब प्यार, और नेगेटिव मतलब नफरत। स्पेलिंग शायद ऊपर नीचे हो सकती है, आप देख लीजिएगा। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, प्यार है। अब प्यार में आपको पता है क्या होता है, प्यार है, अब जहां जाएंगे वहीं जाएंगे, है ना। प्यार में आपको पता है ना क्या होता है, जहां ये जाएगा वहां पे वो भी जाएगा, जहां ये जाए नीचे जाएगा। प्यार में क्या होता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना, तो साथ भी ऊपर जाएंगे साथ भी नीचे जाएंगे, तो प्यार में ये है। लेकिन नफरत में क्या है, ऑपोजिट है, 36 का आंकड़ा, तू वहां जा तो मैं यहां जाऊंगा बेटे, ऑपोजिट डायरेक्शन है, 36 का आंकड़ा है ना, मतलब तू यहां देख, अगर तू वहां जा रहा है तो मैं ऑपोजिट जाऊंगा। नफरत में होता है ना,
सीरियल्स में दिखाते हैं ये यहाँ जाता है तो ये यहाँ जाता है ना, ऑपोजिट होता है। अगर नेगेटिव आता है मतलब नफरत है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव करेक्टर अच्छा नहीं है, तो मतलब नफरत है। नफरत ये मैं आपको फन वे से भी समझा रहा हूँ, है ना, यही लॉजिक है। नफरत है, नेगेटिव है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ये ऊपर जाएगा, ऑपोजिट है, मतलब साथ नहीं रह सकते दोनों के दोनों, रिपेल करते हैं एक दूसरे से। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो ये नीचे जाएगा, ये होता है। तो ये आपको मैंने लॉजिकली समझा दिया भाई साहब, इतना डिटेल, इतना लॉजिकल, इतनी जो जिनसे बच्चे घबराते हैं, मैंने आपको इतना इजी मैंने जो ये समझा रहा हूं ना, नहीं समझ आ सकता। आप मास्टर बन जाओगे सीएपीएम के, आप यूं क्वेश्चंस करोगे सीएपीएम का, समझाने लग जाओगे। ऐसा आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये प्लस माइनस का गेम मैंने आपको जितनी इजीली समझा दिया ना, इसको बच्चे रट लेते हैं, अच्छा इतना प्लस है तो इतना ये इतना। ये मैंने आपको इतना बता दिया, बस इतना ही है, यही है बस। अगर देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो प्लस माना जाता है ना, मतलब पॉजिटिव है, मतलब प्यार है, मतलब मार्केट और इन दोनों के बीच में प्यार है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो बेटा कंपनी का स्टॉक भी ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी तो कंपनी का स्टॉक भी नीचे ही जाएगा। लेकिन लेकिन क्या है, परफेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब परफेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब जैसे देखे ना किसी रिलेशन में एक बंदा ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो भी प्यार करता है लेकिन उससे थोड़ा कम करता है, मतलब दोनों साथ जाएंगे लेकिन ये ज्यादा जा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। नो डाउट प्यार है तो दोनों साथ ही ऊपर जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा जाएगा, ये थोड़ा कम जाएगा। और अगर नीचे जाएंगे, ये ज्यादा जाएगा, ये थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। इन डिफरेंस मतलब परफेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि जैसे तेरा मेरा प्यार है मैं भी तेरे से उतना ही करता हूं, ऐसा नहीं है। प्यार है लेकिन ये एक ज्यादा करता है, थोड़ा एक कम करता है, ठीक है। तो ये बात है। तो 0.8 का मतलब मैं बताता हूं, अगर कंपनी 10% से 10% से मैं चेंज बोल रहा हूं, मैं चेंज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चेंज बेटर वर्ड है। क्यों चेंज, मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, ठीक है। हम चेंज बोला करेंगे, अब आप समझ जाना, अगर मैं चेंज बोल रहा हूं इसका मतलब अगर ऊपर भी जाती है या नीचे भी जाती है, ठीक है। अब देखिए, अगर कंपनी में 10%, सॉरी अगर मार्केट में 10% का चेंज आता है, मतलब अगर मार्केट 10% से ऊपर जाती है या 10% से नीचे जाती है, हम चेंज बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मार्केट 10% से चेंज होती है तो भाई साहब ये भी ये चेंज ये भी होगी, लेकिन ये 8% से होगी, 10% से नहीं होगी। इसका मतलब अगर सोचिए कंपनी 10%, मार्केट 10% से नीचे गिर जाती है तो ये 10% से नीचे नहीं गिरेगी ये भी, लेकिन ये 8% से नीचे गिरेगी। मतलब आप एक बताइए, क्या इसको मार्केट ज्यादा इफेक्ट कर पा रहा है, मतलब क्या ये मार्केट से ज्यादा इफेक्ट हो रही है। नो डाउट रिस्की है, क्योंकि यार मार्केट गिरी है तो ये भी गिर रही है तो रिस्की है, लेकिन क्या ये ज्यादा रिस्की है, लेस रिस्की, लेस रिस्की है। क्यों, अरे कैसे सर, कैसे लेस रिस्की है, देखिए मैं समझाता हूं। मार्केट यहाँ पे 10% से गिर रही है, तो मार्केट का लेकिन ये सिर्फ 8% गिर रही है, मतलब मार्केट का इस पर ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं है, मार्केट का इस सिक्योरिटी पे ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं है। मतलब मार्केट कह रही है मैं लेके डूबेगी तो तुझे भी लेके डूबेगी, लेकिन मार्केट इसको इतना लेके नहीं डूब पाई जितना वो डूबी है। मार्केट 10% से डूबी है, लेकिन इस सिक्योरिटी को इतना डूब के नहीं ले पाई कि वो 10% गिरा दे, ये सिर्फ 8% तक ही डिबा पाई है इसको। मतलब इस सिक्योरिटी में इतना अपने में दम है कि ये मार्केट से थोड़ा सा वो रखती है। मतलब अगर मार्केट 10% से गिरती है, ये लेकिन सिर्फ 8% से गिरती है, मतलब 2% से नहीं गिरती, मतलब ये लेस रिस्की है, मतलब ये फिर भी लेस रिस्की है। मतलब सोचिए अगर मार्केट 10% से गिर जाती है तो ये सिर्फ 8% से गिरती है, मतलब ये ज्यादा, मतलब सोचिए अगर ये 10% से गिर जाती तो ये ज्यादा रिस्की होती, क्योंकि ये मतलब जितना मार्केट गिरी उतना ये भी गिर रही है। ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटीज होंगी जो मार्केट के साथ गिर रही होंगी। सोचिए मार्केट 10% गिर रही है तो एक सिक्योरिटी होगी जो वो भी 10% से गिर रही होगी, लेकिन आप तब सोचिए ये सिर्फ 8% गिर रही है गिरने के टाइम पे, तो आप कौन सी चूज करेंगे, ये वाली, बट ऑब्वियसली आप 8% वाली चूज करेंगे। आप बोलेंगे यार मार्केट 10% गिरती है, लेकिन ये अपने आप को इतना संभाल के चलती है कि सिर्फ ये 8% तक ही गिरती है, ये 10% तक नहीं गिरती। तो ये बेटर, मतलब इसका मतलब ये बेटा है, मतलब 0.8 इसका मतलब। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, 0.8 मतलब अगर मार्केट 1% से गिरती है तो ये पूरा 1% नहीं गिरती, कंपनी का स्टॉक सिर्फ 0.8% गिरता है। मतलब कंपनी में मार्केट रिस्क कम है, कंपनी का अपना इंडिविजुअल रिस्क होगा उसके बदले हम उसका ले रहे हैं, लेकिन इसका मार्केट रिस्क फिर भी कम है, कंपनी का मार्केट रिस्क कम है। मतलब जब हम पानी, जब बोतल हिलाते हैं तो इस कंपनी में पानी इतना नहीं हिल पाता, मतलब इतना नहीं हिलता, हिलता है लेकिन इतना नहीं हिलता, ठीक है। 1% से जब कंपनी हिलती है तो इसमें भी चेंज आया, 0.8% चेंज तो इसमें भी आया। देखो 0.8% तो ये भी गिरी जब कंपनी 10%, 1% से नीचे गिरी, लेकिन इतना नहीं गिरी जितना कंपनी गिरी, थोड़ा सा ही गिरी, इसने अपने आपको बचा के चल लिया, तो ये फिर भी ठीक है। तो 0.8% से गिर रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इससे 6% चार्ज एक्स्ट्रा कर रहे थे, अब बेटा से जब आप 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप इससे सिर्फ 4.8% ही एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं। कैसे, आपने कहा इसका इंडिविजुअल रिस्क, आपने देखा इसका इंडिविजुअल रिस्क है इतना, आपने देखा इसका इंडिविजुअल रिस्क है कि भाई साहब इसमें मेरा इतना पैसा डूब सकता है,
उसके बदले में आपने बोला कि 6% आप इससे लोगे। लेकिन आपने देखा ये इंडिविजुअल रिस्क डिपेंड किस में, अभी हमने हर चीज पता करी ना, इंडिविजुअल रिस्क डिपेंड किस पे करता है, मार्केट पे। अरे इंडिविजुअल रिस्क एक्चुअली डिपेंड करता है मार्केट पे। मैंने बोला ना जब मैं मार्केट हिला दूंगा तो कंपनी हिल जाएगी, कंपनी हिल जाएगी तो उसका इंडिविजुअल रिस्क भी हिल जाएगा। मतलब मार्केट के हिलने से ए इज इक्वल टू सी लिखा था ना, मतलब मार्केट के हिलने से कंपनी का इंडिविजुअल रिस्क हिल जाता है ना। तो जब 1%, तो जब कंपनी का 1%, जब मार्केट का 1% गिरती है तो कंपनी का तो सिर्फ 0.8% ही गिरती है। मतलब ये फिर भी लेस रिस्क है। मतलब जो कंपनी का, मतलब अगर 1% से गिर जाती है कंपनी, है ना, और मार्केट अगर 1% से गिर जाती है तो कंपनी का जो इंडिविजुअल 6% रिस्क है ना, वो कितने परसेंट है, वो कितना गिरेगा, वो थोड़ी ना गिरेगा पूरा। फिर वो तो अगर 6% का 6% तब होता, अगर सोचिए कंपनी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर सोचिए पूरी 1% सोचिए कंपनी गिर जाती है, मार्केट गिर जाती है, तो मैं, और अगर ये भी 1% से गिर जाता है ना, 1% से गिर जाता है, तो भाई साहब मैं इससे पूरा लूंगा। सोचिए अब एक केस है, देखिए अभी एक लॉजिक है, देखिए एक आता है यहाँ पे, अरे किधर गया, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, समझ आ गया। सोचिए 0.8 की जगह बेटा 1 है, बेटा 1 है, ठीक है, सोचिए बेटा 1 है। बेटा 1 का क्या मतलब है, परफेक्ट रिलेशन है, परफेक्ट प्यार है, कि मतलब जितना ही मार्केट गिरेगी तू भी फिर उतना ही बढ़ेगा, जितना मार्केट गिरेगी तू भी उतना ही गिरेगा, मतलब परफेक्ट है। मतलब 10% गिर रही तो ये भी 10%, 15% तो ये भी 15%, कुछ डिफरेंस नहीं है, इसकी तरह डिफरेंस नहीं है, 10% है ये 8 है, नहीं, ये इतने इतने। अब देखिए सोचिए, अब अगर मार्केट 1% गिरती है 1 के केस में बेटा में, मतलब ये भी 1% से गिरेगा कंपनी का केस। मतलब जैसे जैसे जितना मार्केट गिरेगी उतना ये, मतलब ये तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट मार्केट पे कर रहा है। अरे मतलब जितना मार्केट गिरेगी, ये तो परफेक्ट रिलेशन है। मतलब जितना मार्केट गिरेगी जितने परसेंट से, उतने परसेंट से तो ये भी फिर मतलब नीचे गिरेगा ही, है ना, इक्वल से। मतलब अभी मैंने बोला मार्केट की गिरने से इंडिविजुअल रिस्क इफेक्ट होता है। अरे मार्केट का गिरेगा तो कंपनी गिरेगा, कंपनी गिरेगा तो उसका इंडिविजुअल रिस्क भी तो इफेक्ट हो जाएगा ना। तो मतलब मार्केट के हिलने से इंडिविजुअल रिस्क इफेक्ट होता है। अब क्योंकि ये परफेक्ट रिलेशन है, परफेक्ट रिलेशन, तो भाई साहब जितना, अब मैंने देखा भाई साहब, ये तो जितना मार्केट गिरती है इतना ये गिरेगा, तो ये तो जितना मैं इससे रिस्क ले रहा हूँ, ये तो फिर मैं बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ। 6% मतलब मैं इसको ले रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो परफेक्ट है ना। सोचिए मार्केट अगर 1% गिरती है तो कंपनी भी फिर 1% से ही गिरेगी। मतलब मैं 6% जो मैं इससे चार्ज कर रहा हूँ कि भाई साहब तेरे में इतना इंडिविजुअल रिस्क है, तेरे में इतना इंडिविजुअल रिस्क है भाई साहब, तो भाई साहब उसके बदले में तेरे से 6% चार्ज कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक चार्ज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ परफेक्ट रिलेशन है, 1 है ना, इंटू 1, तो वही आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 1% से कंपनी मार्केट गिरती है तो तू भी 1% से गिरेगा। मतलब जो तेरा इंडिविजुअल रिस्क है उतना ही परसेंट है ना, जितना मैंने सोचा था 6%। लॉजिकल है। लेकिन इस केस में देखिए, मार्केट अगर 1% से गिरती है तो आप इससे सिर्फ 0.8% ही गिरता है। मतलब जितना मैंने इससे सोचा, मतलब ये तो लेस रिस्क है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल सेम रिस्क है, जितना मार्केट का रिस्क है उतना ही कंपनी का रिस्क है। और जितना कंपनी का, अब देखो, अब लॉजिक देखो, हम यहाँ पे 6% की चार्ज कर रहे थे, अगर सोचिए 1 है बेटा में, है ना, जितना मार्केट, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, इसका मतलब जितना मार्केट का रिस्क है, जितना मार्केट का रिस्क है उतना ही इस कंपनी का रिस्क है ना। और कंपनी का रिस्क हमने कितना निकाल रखा, कंपनी का रिस्क तो हमने ऑलरेडी निकाल ली ना, 6% हम कंपनी सेक्टर क्यों चार्ज कर रहे हैं, मतलब कंपनी में 6% का रिस्क है ना हमारा, तभी तो 6% चार्ज कर रहा है। अगर मार्केट में 1% रिस्क है और बेटा 1 है, इसका मतलब कंपनी का भी 1% है, मतलब जितना मार्केट का रिस्क है उतने कंपनी का रिस्क है। और कंपनी का रिस्क कितना है, 6%, तो हम 6% बिल्कुल ठीक चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अरे अगर कंपनी मार्केट 1% से गिर रही है तो कंपनी भी 1% से गिर रही है, मतलब सेम रिस्क है दोनों का, सेम रिस्क है दोनों का, तो मतलब कंपनी का रिस्क कितना, 6%, तो टोटल रिटर्न 6% ठीक तो ले रहे हैं हम। लेकिन इस केस में सोचिए, अब बेटा 1 नहीं है, अब छोड़िए, अब बेटा 1 नहीं है, अब सोचिए कंपनी 1% से गिरती है, लेकिन यहां पे इस बार कंपनी का रिस्क सेम नहीं है। कंपनी, सोचिए मार्केट अगर 1% से गिरती है, कंपनी 1% से नहीं करती, कंपनी से 0.8% से गिरती है, मतलब अपने आप को पूरा नहीं गिराती, रोक कर रखती है। मतलब ये मार्केट के हिसाब से लेस रिस्की है, मार्केट के हिसाब से लेस रिस्की। अरे मार्केट तो पूरी 1% गिर रही है, ये तो फिर भी 0.8% गिर रहा है, मतलब मार्केट के रिस्पेक्ट में ये कम रिस्क है। तो कम रिस्क है, मतलब इसका जो हमने रिस्क कैलकुलेट करा वो तो फिर और कम होगा ना। ये तो इंडिविजुअल रिस्क है, लेकिन वो तो मार्केट पे इफेक्ट करता है, लेकिन मार्केट के गिरने से ये तो ज्यादा गिरता नहीं, तो इसका मतलब ये जो मैंने 6% इससे चार्ज कर रहा हूं, इतना नहीं है, इसका तो और इससे कम होगा। क्योंकि ये जो रिस्क है ये तो मार्केट का रिस्क होता है ना, अभी मैंने आपको बता दिया प्रूफ करके, है ना। क्यों, फिर से बताता हूं, देखिए अगर मार्केट 1% से गिर रही है ना, तो ये जो कंपनी है ये 1% से नहीं गिर रही, ये 0.8% से गिर रही है, मतलब अपने आप को पूरा नहीं गिरा रही, मतलब अपने आप को बचा के रख रही है पूरा गिरने से। मार्केट रिस्क जितना इसका रिस्क नहीं है, मतलब मार्केट रिस्क और इसका रिस्क आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। मार्केट का रिस्क 1% है,
इसका 0.8% है, मतलब अगर मार्केट 1% से गिरती है, ये सिर्फ 0.8% से गिरती है, अपने आप को बचा के चल लेती है। इसका मतलब जो मैं 6% चार्ज कर रहा हूं, मार्क कंपनी का रिस्क फिर पूरा इतना थोड़ी ना हुआ, मतलब ये पूरा 6% जब इससे चार्ज कर रहा हूँ, ये इसका थोड़ी ना हुआ, क्योंकि अगर मैं इससे पूरा 6% बोल रहा हूँ, तो भाई साहब अगर मैं मार्केट का रिस्क अगर देखूंगा तो ये तो 0.8% ही अपने आप को रोकती है, तो 6% इसका पूरा नहीं है, इसका फिर 4.8% है। मैं आपको बार बार ज्यादा ही बता दिया, कुछ ज्यादा आप बच्चे ऑलरेडी समझ गए होंगे जब मैंने ये सब लिखा था, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी समझ गए हो, लेकिन मैं फिर भी मैं बार बार जिस तरीके ज्यादा से ज्यादा सिंपल हो सके मैं फिर भी बताता रहता हूँ कि आप ये समझ जाओ, ठीक है। वैसे तो आप बच्चे समझ गए हो, ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपको बेटा वन का एग्जांपल दिया कि भाई साहब देखो अब वहां पे रिस्क सेम है, जो मार्केट का रिस्क है वही कंपनी का रिस्क है, और कंपनी का रिस्क है कितना, मिले कितना है 6%, इसलिए वहां पे तो हम 6% ही लेंगे, है ना, तो 6% बेटा इंटू वन करेंगे तो 6% आएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट का रिस्क और कंपनी का रिस्क सेम ही है, कंपनी अगर 1% से गिरती है तो सिर्फ अपने आप को 0.8% से गिराती है, मतलब मार्केट के कंपैरिजन में ये लेस रिस्की है, मार्केट के कंपैरिजन में ये सिक्योरिटी थोड़ी लेस रिस्की है। अब लेस रिस्की है तो मतलब कि कंपनी लेस रिस्की है, अच्छा कंपनी का लेस रिस्की है तो मतलब भाई साहब ये 6% कंपनी का मतलब मैं ज्यादा चार्ज कर रहा हूं, अभी मैंने बोला ना कंपनी लेस रिस्की है ना, तो ये 6% कंपनी का जो मैंने बोला इंडिविजुअल रिस्क 6% नहीं है, लेस है, कितना 0.8, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.8% आएगा। अब मैं बताता हूं, अब यहां पे क्या है, अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, रिस्क फ्री कंपनी से कितना लेना है, 0.5% तो लेंगे कि भाई साहब, अब देखिए 0.5% तो कंपनी से लेंगे भाई साहब, घर बैठे बैठे पीस ऑफ माइंड 0.5% तक तेरे से लूंगा, एक्स्ट्रा कितना लूंगा, एक्स्ट्रा कंपनी से एक्स्ट्रा कितना लूंगा 4.8%, कैसे निकाल, अरे ये 6.5 में तो ले लेना, अरे ये तो मार्केट का है, उसमें तो 6% आप कंपनी से एक्स्ट्रा लेते हो, है ना, माइनस करा, ये तो प्रीमियम निकालने के लिए है ना, दोनों को माइनस करोगे तो 6%, लेकिन 6% किसका है, कंपनी का रिस्क है, और कंपनी का रिस्क किस पे डिपेंड करता है, मार्केट पे, है ना, लेकिन मार्केट का रिस्क यहाँ पे कितना 1%, और कंपनी का है रिस्क कम, मतलब इस बार कंपनी का रिस्क मार्केट से कम है, और यहाँ पे हमने 6% लिखा, मतलब इस बार रिस्क कंपनी का कम है, 6% से कम होगा, ये 6% तो क्योंकि तब होगा ना जब 1% दोनों का रिस्क सेम होगा तो 6% होगा, लेकिन इस बार तो कंपनी का रिस्क कम है, तो इस बार इसका जो टोटल मतलब कंपनी का रिस्क कम है तो मतलब 6% नहीं है, तो 6% से कम होगा, तो मल्टीप्लाई करा ये रहा 0.8 से, है ना, कैसे करा, आप समझ गए ना कैसे करा, 6.5 माइनस 0.5 ये 6 आ गया, और इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करा तो 4.8 आ गया, ठीक है, और इस पे फिर हमने ये वाला लिखा, आप ऑलरेडी डिराइव करके समझ चुके हो, तो कितना हो गया 5.3, 5.3 आ गया सर, ये है इंटरेस्ट रेट जो एक्चुअली आप कंपनी से चार्ज करोगे। लेकिन अब आप एक चीज देखना, अब आप एक एनालिसिस देखना, आप कंपनी से चार्ज कितना कर रहे हो, अब आप एक्चुअली सच में आप कंपनी से, जब आपका बेटा 0.8 है, आप कंपनी से चार्ज कितना कर रहे हो, सर हम तो 5.3% कर रहे हैं, लेकिन बैंक वाला देखो मार्केट में लोन कितना, बैंक वाला जर्नली लोगों से कितना पैसा लेता है, आप इस कंपनी से 5.3% ले रहे हो, मतलब जब आप उसको पैसा उधार पे दोगे तो आप उससे 5.3% लोगे, लेकिन जर्नली बैंक वाले मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, सर मार्केट में तो 6.5 चल रहा है, मतलब आप इनसे कम ले रहे हो, ऐसा क्यों, अरे मार्केट में तो 6.5 चल रहा है, तो आप इनसे कंपनी से 5.3 क्यों चल रहे हो, मैंने अभी आपको बताया 6.5 आपका तब आएगा जब मार्केट में इनका एक रिस्क होगा, है ना, अगर मतलब बेटा इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब जो मार्केट में रिस्क होगा वही कंपनी का रिस्क होगा, और कंपनी का रिस्क कितना है 6%, है ना, तो यहां पे आपका सेम आ जाता है 6% इंटू 1 प्लस 0.5, तो आपका 6.5 होता, ये वो कंपनीज हैं जिन जिन जो बैंक जिन कंपनी से 6.5 ले रहा है ना, ये वो कंपनीज है जिनका कंपनी का रिस्क जो है 6%, वो मार्केट के रिस्क के बराबर है, मतलब कंपनी का जो रिस्क है वो मार्केट के रिस्क के बराबर है, और कंपनी का रिस्क कितना है 6%, तो उनसे 6% कंपनी इन्वेस्टर चार्ज करेगा, और 0.5% जो अपना बैठे बैठे लेता है, तो टोटल उनसे 6.5 लेगा, लेकिन यहां पे वो रिस्क इसलिए कम है क्योंकि वो मार्केट से थोड़ी लेस रिस्की है। अब मैंने आपको बताया जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी लेस रिस्की होता है उसका रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी लेस रिस्क है, हम चाहते चल यार अच्छा ये तो लेस रिस्क है, मतलब यहाँ पे हमारा डूबने के पैसे चांसेस कम है, चांसेस कम है तो हमारा डर कम हुआ होगा, डर कम हुआ होगा तो हम थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर देंगे। लॉजिकली आपको मैंने ये सब समझाया है, इतना एनालिसिस भी दे दिया मैंने आपको कि 6.5 क्यों, मार्केट में तो 6.5 चल रहा था, तो इस कंपनी से 5.3 के ले रहे क्योंकि ये कंपनी मार्केट रिस्क के कंपैरिजन में थोड़ी लेस रिस्क है। कैसे पता चला, देखिए अगर ये 10% से गिर रही है तो ये सिर्फ 8% से गिरेगी, मतलब मार्केट के कंपैरिजन में ये थोड़ी लेस रिस्की है। अच्छा अब ये लेस रिस्की है तो बट ऑब्वियसली इसका रेट ऑफ रिटर्न मार्केट से कम ही होगा, मार्केट में तो वो है ना जो मार्केट जितनी बराबर चल रही है, लेकिन ये तो उनसे लेस रिस्क है ना, लेस रिस्क है तो बट ऑब्वियस है मार्केट के रेट से तो इसका कम होगा। लेकिन अब सोचिए 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 अगर ये बेटा यहाँ पे
अब सोचिए यहाँ पे ये बेटा अगर 1 होता, अब देखिए वही बात आ जाती, बेटा 1 होता तो 0.5 चार्ज तो करते, है ना, बेटा ये 1 है और यहाँ पे मार्केट कितनी है 6.5, 0.5% आप तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर रहे हो 6%। अब यहाँ पे एक का क्या मतलब है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, मतलब मार्केट में जो रिस्क चल रहा है कंपनी का भी वही रिस्क है, मतलब अगर मार्केट 1% से गिरती है कंपनी भी वही रिस्क से गिरती है 1% से, मतलब मार्केट का रिस्क इज इक्वल टू कंपनी का रिस्क, और कंपनी का रिस्क कितना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिस्क कंपनी का कितना है 6%, मतलब ये 6% हम उससे चार्ज करेंगे, ये भी 6% है और 0.5 में ऐसा, तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा, लेकिन वहां पे 5.3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे वो जो कंपनी थी वो लेस रिस्की थी, दूसरे वो लेस रिस्की थी मार्केट के कंपैरिजन में, है ना, मार्केट अगर ज्यादा गिरती है तो ये कम गिरती है, ये लेस रिस्क है तो इसका रेट ऑफ रिटर्न बट ऑब्वियस है, तो इसका जो कंपनी का रिस्क होगा वो भी कम होगा, 6% थोड़ी ना होगा, फिर तो कम होगा, है ना, क्योंकि ये लेस रिस्क है कंपनी के कंपैरिजन में और मार्केट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे 5 है तो उसका जो टोटल रिटर्न है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अब सोचिए 1 की जगह ये 2 है, अब देखिए फिर देखिए मैं आपको लॉजिकली सारा समझा रहा हूं, अब सोचिए कि क्या कहते हैं बेटा इज इक्वल टू 2 है, अब देखिए 0.5% तो एक्स्ट्रा ही है वो तो आप लेके ही रहोगे, 2 है और 6% मार्केट का रेट, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 का बेटा का क्या मतलब है, 2 का बेटा का मतलब है अगर मार्केट 1% से गिरती है कंपनी 2% से गिर जाती है, मतलब अगर मार्केट 1% से गिरती है कंपनी 2% से, अगर मार्केट 1% से गिरती है 2% से उठती है, इसका मतलब ये ज्यादा रिस्की है, अरे मार्केट तो सिर्फ 1% ही गिरी, मार्केट तो सिर्फ 1% गिरी, ये 2% से गिर गई, तो ये तो बहुत ज्यादा रिस्क है भाई साहब, मार्केट कहां, अगर मार्केट बस 1% से गिरती है भाई साहब, ये तो भयंकर लेवल में तो 2% से गिर जाती है, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की हो, मतलब इसका जो अब इसका जो हमने मतलब ये इसका जो रिस्क है कंपनी मार्केट से कितना डबल है, इस कंपनी का जो रिस्क है, जो कंपनी का इंडिविजुअल रिस्क होगा, मतलब हमने बोला ना अगर मार्केट 1% से गिरती है तो कंपनी का जो रिस्क है, कंपनी का रिस्क वो 2% से गिर जाएगा, 1% है अगर मार्केट गिरती है तो कंपनी तो 2% से गिरेगी ना, मतलब कंपनी का जो रिस्क है मार्केट के रिस्क से डबल है, डबल ही तो है एक तरीके से डबल है, और कंपनी का रिस्क कितना हमने इंडिविजुअल कितना निकाला था 6%, लेकिन अभी मैंने बोला अब ये जब एक मार्केट 1% से गिरती है कंपनी डबल रेट से गिरेगी 2% से गिरेगी, मतलब कंपनी का जो इंडिविजुअल रेट निकाला था 6%, इंडिविजुअल रिस्क निकाला था वो तो 6% है, वो तो तब है ना जब दोनों का बराबर होगा, लेकिन अब तो डबल रेट से गिरती है, मतलब अब डबल रिस्क होगा तो मतलब 12% हो जाएगा, तो ये 12 हो गया और ये 12 हो गया और 0.5 ऐड करेंगे तो 12.5, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे भी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी है ये ज्यादा रिस्की, अब आप देखेंगे ये तो अब इससे भी ज्यादा आ गई बेटा 1 से, क्यों, ये इसलिए ज्यादा इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, आपको मैंने बोला जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों ज्यादा होता है, जहां पे आपको लगता है रिस्क ज्यादा है और यहाँ पे रिस्क ज्यादा नहीं, अरे मार्केट जब 1% से गिरती है ये तो 2% से नीचे गिर जाती है भाई साहब, तो ये तो बहुत ज्यादा रिस्क सिक्योरिटी है, मतलब इसका जो हमने रिस्क निकाला है वो तो डबल होगा, हमने तो इंडिविजुअल इसका रिस्क निकाला 6%, लेकिन ये 1% मार्केट गिरती है तो डबल रेट से गिरेगी, तो इसका जो इंडिविजुअल रिस्क है वो भी फिर डबल हो जाएगा, मैंने बोला ना इंडिविजुअल रिस्क किसका है, कंपनी का, कंपनी किस पे इफेक्ट करती है मार्केट पे, मार्केट 1% से गिर रही है कंपनी दो डबल रेट से गिर रही है, तो इसका इंडिविजुअल रिस्क तो डबल रेट से गिरेगा, तो डबल रिस्क हो गया ना, तो 6% इंटू 2 12%, तो इसका इंडिविजुअल रिस्क 12% है, और मैं 0.5 से चार्ज करूं तो 12.5, क्योंकि इसमें यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, तो इन्वेस्टर का डर बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा तेज चलेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, मतलब ज्यादा जल्दी अपने इंटरेस्ट की भरपाई करेगा, लॉजिकली मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, मैंने दोनों केस बता दी, बेटा बढ़ता है, बेटा 1 होता है, बेटा 1 से कम होता है, और एक केस और है बेटा जब 0 होता है, अब देखिए जब बेटा ही 0 है, अब देखिए बेटा ही 0 है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बेटा यहाँ 0.5 चार्ज करेंगे और यहाँ पे क्या होगा 6% तो कंपनी का रिस्क है और ये 0 हो जाएगा तो 0.5, क्यों हुआ यहाँ पे, इसका मतलब मार्केट कितना भी 1% गिरे 2% गिरे 3% गिरे कंपनी का स्टॉक एज इट इज का एज इट इज रहेगा, नो चेंज, ये नो चेंज वाला कंसेप्ट है, मतलब मार्केट कितना भी परसेंट गिरे 1% गिरे 2% गिरे 3% गिरे 1000% गिरे ऊपर भी कितना चले जाए, लेकिन इसके जो कंपनी का है वो 1% से भी नहीं गिरेगी, देखिए तभी तो 0 है, नो चेंज है ना, नो चेंज है ना, 1/0 नो चेंज, कितना भी 1% गिरे 2% गिरे ये 0% ही रहेगा, मतलब 0% चेंज। अब एक बात बताइए, अब मुझे बात बताइए ऐसा कभी हो सकता है, पानी बॉटल है उसके अंदर अगर मैं पानी डालूंगा बॉटल में कितना भी हिलाऊं, थोड़ा सा भी हिलाऊं हल्का सा पानी तो हिलेगा ना यार, तो ऐसा कैसे हो सकता है मार्केट कितना भी हिले इस कंपनी की सिक्योरिटी चेंज नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये तो हो ही नहीं सकता, आप बच्चे सोचोगे लॉजिक आएगा यार सर ऐसा कैसे हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा मार्केट कितना भी हिले थोड़ा सा भी हिले तो थोड़ी सी तो सिक्योरिटी हिलेगी, चाहे पॉइंट्स में हिले, चाहे पॉइंट्स में हिले कंपनी का थोड़ा सा तो हिलेगा ना यार, तो क्यों नहीं हिल पा रहा, लेकिन पता है क्यों, ये एक ही तरीका बस एक ही रीजन हो सकता है,
वो जो सिक्योरिटी वो मार्केट के अंदर होगी नहीं, वो आउट ऑफ मार्केट होगी। सर कैसे एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल आपका ये इंटरेस्ट रेट, अरे ये जो सेविंग बैंक है क्या ये मार्केट के अंदर रहता है या बैंक अलग चलता है मार्केट से? अरे हाँ सर, मार्केट के अंदर तो सिर्फ कंपनी के स्टॉक्स होंगे ना, सेविंग्स अकाउंट थोड़ी ना उसके अंदर होगा। मतलब आप बैठे बैठे जो सेविंग्स अकाउंट कमा रहे हो, वो मार्केट कितनी भी ऊपर नीचे गिर जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस हो जाए, लेकिन क्या आपके इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ता है कभी भी? वो तो आपका 0.5% तो मिलके ही रहेगा ना आपको। हाँ जी, इसलिए तो ये वो वाली सिक्योरिटी है। यहाँ पे रिस्क फ्री सिक्योरिटी जब भी आता है उसका बेटा हमेशा जीरो होता है। मतलब सेविंग्स अकाउंट में क्या है, मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, कितना भी ऊपर गिर जाए, सेविंग्स बैंक अकाउंट कभी भी मार्केट से इफेक्ट नहीं होती। ये वो केस है, प्यार और नफरत वाला केस नहीं है। ये बोलते हैं हम तो जानते ही नहीं, अरे मैं तो कभी लड़की को जानता ही नहीं, तो भाई साहब ना मेरे लिए इसकी कोई फीलिंग है ना कोई नफरत है ना, तो ये वो केस हो गया। हम न्यूट्रल है, हम पता ही नहीं, हम देखते ही नहीं है ना, तो हम क्यों इसके लिए ना नफरत है ना हमारे लिए प्यार है ना, तो ये वो केस है। ये वो केस है 0 पॉइंट, ये जीरो वाला केस वो है। तो मैंने आपको सारा लॉजिकली बता दिया। तो यहाँ पे 0.5 तभी आएगा, तभी आपको यहाँ पे निकल के वही आ जाता है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहे मार्केट कितनी भी ऊपर जाए कितनी भी नीचे जाए, सेविंग्स अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट पे, वो जितना था वो ऑलरेडी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे 60 प्रूफ करके 0.5 पे आ गया। आई होप अब यही वो केस थे जो मैंने आपको समझाने थे, वो मैंने अब आपको यहीं से सारे समझा दिए। तो मुझे हॉक की अब उसकी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसको अलग से समझा रहा था, लेकिन अब मैंने उसको यहाँ सीएपीएम के थ्रू एग्जाम्पल से, वहां पे तो फिर भी थ्योरी है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से नंबर से समझा दिया। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने सारा पढ़ लिया, आपको बस एक रीडिंग करनी है, आपको जैसे पता है वो आपको जो मैंने आपको बताया, वो जो उन्होंने रिलेशन बता रखे हैं, बेटा 1 होगा, बेटा 1 से कम होगा, बेटा 0 होगा, बस उसकी आपको एक बार रीडिंग करनी है ताकि आपको और ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाए। इससे ज्यादा ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा है लॉजिकली, तो आपको कॉन्क्रीट समझ में आ गया, सीएपीएम आपको समझ में आ गया है। हमारा सीएपीएम अब एंड हो गया है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो पोर्टफोलियो करेंगे, सिक्योरिटी रिस्क निकालेंगे कि एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी की कैसे रिस्क निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन सीखेंगे, हम अपना वेरिएंस निकालना सीखेंगे, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कह रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना सीखेंगे। बहुत चीजें सिलेबस में इतना है नहीं, फिर भी हम सीखना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। पोर्टफोलियो क्या होता है ना, हर चीज सीखेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत डिटेल बहुत लॉजिक से समझाया। इतनी इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में तो आपको कोई नहीं समझा सकता, और इसका लॉजिक ऐसा भी कहीं है भी नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।